वसीयत का जंजाल। सुबह करीब 10 बजे का समय होगा। मैं नहाने की सोच रहा था कि बगल वाले कमरे में फोन की घंटी घनघना उठी। व्योमकेश ने जाकर फोन उठाया, फिर उसकी आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन साहब? बिंदु बाबू, नमस्कार, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना सर? जी, क्या कहा? अरे वाह, मुझे आना है। ठीक है, कृपया पता बता दें। ठीक है, मैं आधा घंटे में पहुंच रहा हूं। व्योमकेश कुर्ता पहनते हुए कमरे से बाहर आया। चलो, एक जगह जाना है, मर्डर हुआ है, विधु बाबू ने हमें बुलाया है। मैंने उठकर पूछा, कौन विधु बाबू? डिप्टी कमिश्नर? व्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वे ही, पर कह नहीं सकता कि इसके लिए किसको धन्यवाद दूं। उनकी बातों से तो नहीं लगता कि उन्होंने स्वयं बुलाया है। शायद आदेश ऊपर से ही मिला है। हमें अपने कामकाज के सिलसिले में अक्सर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर विधु बाबू से मिलना होता है। वे दिखावा ज्यादा करते हैं। जब भी मौका मिलता है तो अपनी शेखी में हम लोगों को अपना लेक्चर पिलाना कभी नहीं भूलते और हर तरह से यह संकेत देने का प्रयास करते हैं कि व्योमकेश अपनी क्षमताओं और कौशल में उनसे बहुत नीचे है। व्योमकेश शेखी से भरी बातों को बहुत ही विनय से सुनता है और मन ही मन मुस्कुराता रहता है। विधु बाबू अपनी बुद्धि और काबिलियत दिखाने के चक्कर में अक्सर पुलिस फाइलों की अनेक गोपनीय सूचनाओं को भी लीक कर देते थे। इसलिए जब जब व्योमकेश को पुलिस की जानकारियों की जरूरत पड़ती, वह विधु बाबू का लेक्चर सुनने चला जाता। विधु बाबू अपनी जवानी में इतने जड़ बुद्धि नहीं थे। वे अपने कामकाज में चुस्त दुरुस्त थे, लेकिन पुलिस की घिसी पिटी नियमित कार्य प्रणाली की एक लयबद्ध निरंतरता ने उनके मस्तिष्क को भोथरा कर दिया था और उन्हें अब रूटीन कार्यों से ज्यादा कुछ सुझाई नहीं देता था। उनके सहयोगी उनके पीछे उन्हें बुद्धू बाबू कहा करते थे। बहरहाल हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता किया और निकल पड़े। बस से हमें पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगे। वह जगह उत्तरी कलकत्ता के संपन्न इलाके में थी। हम लोग घर के नंबर देख रहे थे कि सामने के घर के आगे 2 सिपाही खड़े दिखाई दिए। हम समझ गए कि वही पता है जहां हमें जाना है। व्योमकेश ने जब अपना नाम बताया तो वे सिपाही एक और हट गए। बाहर से वह 2 मंजिला मकान साधारण लग रहा था, लेकिन अंदर जाकर देखा तो काफी विशाल दिखाई दिया। बरामदे के बाहर सीढ़ियों के किनारे फूलों के गमले, अंदर गैलरी में पीतल के सजावटी गमलों में ताड़ के पौधे, विशाल एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियां, कुल मिलाकर एक संपन्न परिवार के चिन्ह दिखाई दिए। सेंट्रल हॉल का मार्ग दोनों ओर बालकनियों तक जाता था। तीसरा मार्ग सीढ़ियों से केंद्रीय कक्ष की तरफ जाता था। हम लोग दाईं ओर के कमरे की ओर बढ़े, जहां लोग एकत्र थे। कमरे के बीचों बीच अपना भारी शरीर लिए विधु बाबू कुर्सी पर बैठे बार बार अपनी सफेद मूंछों को ताव देकर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे थे। नौकर से पूछताछ हो चुकी थी। खानसामे की बारी थी। आंखों में आंसू लिए वह विधु बाबू के प्रत्येक प्रश्न पर भय से उछलकर कांपने लगता था। कुछ सिपाही खानसामा के पीछे खड़े थे। हमें देखते ही विधु बाबू के चेहरे पर हल्की नाराजगी का भाव दिखाई दिया। तो आए हैं आप लोग, बैठिए। तो ज्यादा कुछ नहीं है, साधारण मर्डर है, कोई उलझन नहीं है। साफ पता चल रहा है कि किसने मर्डर किया। वारंट भी जारी हो गया है, लेकिन चीफ का आदेश था कि आपको बुलाया जाए, इसलिए उन्होंने जोर की आवाज में गला साफ करते हुए कहा, हमारे डिपार्टमेंट में सवाल तो किया जाता नहीं। अब चूंकि आप आ गए हैं तो देख लें एक बार, हालांकि कुछ है नहीं। वाकई, व्योमकेश बोला, सर चूंकि स्वयं आपने चार्ज लिया है, मैं भला क्या नया देख पाऊंगा, लेकिन चूंकि कमिश्नर साहब ने स्वयं आदेश दिया है तो मैं इतना ही कर सकता हूं कि यहां रहकर आपकी सहायता करूं, वह भी यदि आपकी अनुमति हो तो। लेकिन हुआ क्या? मर्डर किसका हुआ है? खुशामद पहाड़ को भी पिघला देती है। विधु बाबू के चेहरे से रूखापन साफ हो गया। वे बोले, कराली बाबू इस घर के स्वामी हैं। उनकी हत्या रात को सोते समय कर दी गई। हत्या का तरीका थोड़ा विचित्र है, इसलिए कमिश्नर परेशान है, लेकिन वास्तव में वह बहुत आसान है। मोतीलाल, जो कराली बाबू का एक भतीजा है, उसी ने की है यह करतूत और तभी से फरार है।
ब्योमकेश ने विनय भाव से कहा, मेरे जैसा सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति इन गूढ़ बातों को तभी समझ सकता है जब उसे विस्तार पूर्वक समझाया जाए। क्या आप एक बार पूरा वृतांत शुरू से बताने की कृपा करेंगे? विदु बाबू के चेहरे पर असंतोष के बादल अब पूरी तरह छंट गए। शान से मुस्कुराए और बोले, थोड़ा रुको, जरा मैं इससे पूछताछ पूरी कर लूं, फिर मैं सारी घटना बताता हूं। खानसामा अब भी वहीं खड़ा कांप रहा था। विदु बाबू उसे हड़काते हुए बोले, सावधानी से जो कहना सोच समझकर कहना, एक गलती हुई नहीं कि यह हथकड़ी देख रहे हो, ठीक है? खानसामा ने घबरा कर कहा, जी सर। विदु ने अपनी शेष पूछताछ जारी रखते हुए कहा, कल रात जब तुमने मोतीलाल को घर से बाहर जाते देखा तो उस समय क्या बजा था? मैं घड़ी नहीं देख पाया सर, लेकिन उस समय 1 या 2 बजा था। एक बात बोलो, क्या बजा था, 1 या 2? सर उस समय रात के करीब 12 या 1 बज रहा था। अच्छी तरह सोचो। विदु बाबू क्रोध में बोले, एक बार पक्का करके एक बात बोलो, क्या आधी रात थी, 1 बजा था या 2 बजा था? खानसामा गले में थूक सटक कर बोला, सर आधी रात। उत्तर सुनकर बैठे सिपाही ने कागज पर नोट कर लिया। वह चोरों की तरह बिना आवाज किए भागा था, है ना? जी सर, जी हाँ सर। बात यह है कि अक्सर रातों को वे बाहर रहते हैं। फालतू बात मत करो, जो मैं पूछ रहा हूं उसी का जवाब दो। क्या तुमने मोतीलाल को नीचे आते देखा था? नहीं सर, मैंने उन्हें घर से बाहर जाते देखा था। तुमने उन्हें सीढ़ी से नीचे आते नहीं देखा था? कहां थे तुम उस समय? मैं सर। बोलते क्यों नहीं? कहां थे तुम उस समय? आतंकित स्वर में खानसामा हकला कर बोला, माई बाप सरकार, घर के सामने जो चाल है उसमें मेरे गांव के साथी रहते हैं। रात को काम पूरा होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठता हूँ। ओह, तो यह बात है। तुम उस समय अपने दोस्तों के साथ गांजे के दम भर रहे थे, है ना? जी माई बाप। तो मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था, क्यों? खानसामा भय से कांप गया। धीरे से बड़बड़ाया, जी सर। विदु बाबू त्योरी चढ़ाए कुछ देर बैठे रहे, फिर बोले, तो अपने अड्डे से तुम देख सकते थे कि घर में कौन घुस रहा है और कौन बाहर जा रहा है? जी सर, घर से कोई और बाहर नहीं निकला सर। अच्छा, तो यह बताओ, तुम जब लौटे तो क्या समय था? सर, मोती बाबू के जाने के आधे घंटे बाद मैं वापस आ गया। तब तक सुकुमार बाबू लौट आए थे। क्या? सुकुमार? वह कहां से लौटे थे? यह मुझे नहीं मालूम सर। वे कितने बजे लौटे थे? मोती बाबू के जाने के 20-25 मिनट बाद। विदु बाबू की त्योरियां और चढ़ गई। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, तुम अब जा सकते हो। हमें जरूरत हुई तो तुम्हें फिर आना होगा। खानसामा ने झुककर फर्शी सलाम किया और खुश होकर नदारद हो गया। विदु बाबू ने सभी पुलिस अधिकारियों से कमरा खाली करने को कह दिया। कमरे में केवल ब्योमकेश और मैं रह गए। उन्होंने हमारी ओर घूर कर देखा आप लोगों ने, एक आदमी ने सब कुछ कैसे उगल दिया। सब हो जाता है, केवल क्रॉस एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। चलिए। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, जब तक मैं पूरी कहानी खोलकर नहीं बताता तब तक आपके समझ में तो आने से रही। तो ठीक है, मुझे ही कहना होगा। मैंने सभी लोगों से पूछताछ कर पूरा वृतांत पता कर लिया है, तो ध्यान से सुनिए। ब्योमकेश ने ध्यान से सुनने के लिए अपना सर नीचे की ओर झुका दिया। तब विदु बाबू ने कहना शुरू किया। घर के मालिक का नाम कराली बाबू था। वे निसंतान विदुर थे। काफी संपत्ति के मालिक कराली बाबू के कलकत्ता में 4-5 मकान थे और बैंक में लाखों रुपए की संपदा थी।
उनका परिवार तो नहीं था, पर उनके संरक्षण में 5 लोग पल रहे थे। इन 5 में इनके 3 भतीजे थे, मोतीलाल, माखनलाल और फणिभूषण, तथा 2 उनकी स्वर्गवासी पत्नी के भांजी भांजा थे, सत्यवती और सुकुमार। ये 5 इसी घर में रहते थे। उनका दुनिया में और कोई नहीं था। कराली बाबू क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें गठिया की शिकायत थी। इसके अलावा भी कई अन्य रोग लग गए थे, इसलिए वे अपने घर से बाहर नहीं जाते थे। लेकिन पूरा घर उनसे दैत्य की तरह डरता था। वे सनकी व्यक्ति थे और अपनी सनक में अपनी वसीयत बदलते रहते थे। आज के एक नाम, नाराज हुए तो दूसरे के नाम। इस प्रकार अब तक 3 वसीयत बना चुके थे, जो अब उनके लॉकर से प्राप्त हुई है। पहली वसीयत में उन्होंने माखन को अपनी सारी जायदाद का वारिस बनाया, दूसरी में मोतीलाल को, और तीसरी तथा अंतिम वसीयत में सब कुछ सुकुमार के नाम कर दिया। यह तीसरी वसीयत परसों लिखी गई। अब सारी संपत्ति का वारिस सुकुमार है। हर बार कोई न कोई उनकी नाराजगी का शिकार हो जाता तो कराली बाबू उसका नाम काट देते। इसी संदर्भ में कल दोपहर कराली बाबू और मोतीलाल के बीच झड़प भी हुई। मोतीलाल स्वभाव से झगड़ालू है और यह जानकर कि वसीयत से उनको बेदखल कर दिया है, वह कराली बाबू के मुंह पर गाली गलौज कराया था। इसके बाद आधी रात के करीब मोतीलाल चुपचाप घर से बाहर चला गया। नौकर और खानसामा दोनों ने उसे बाहर जाते देखा और सुबह को कराली बाबू मृत पाए गए। पहले कोई नहीं जान पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। मैंने आकर पता लगाया, उनकी मृत्यु एक सुई से की गई थी, जिसे गले और रीढ़ की संधि यानी कि मेंडुला और विरट बरा के मध्य में घोंपा गया था। जब विधु बाबू रुके तो ब्योमकेश ने सिर उठाया। क्या आश्चर्य, रीढ़ की हड्डी और मेंडुला के बीच में सुई घोंपकर हत्या। यह तो अंग्रेजी उपन्यास ब्राइड ऑफ लेमरूर जैसा है। एक क्षण रुकने के बाद वह बोला, आपने तो पहले ही मोतीलाल के नाम वारंट जारी कर दिया है। क्या वह कहीं कामकाज करता है? उसके बारे में क्या कोई जानकारी है? नहीं, कुछ नहीं, विधु बाबू बोले। 8वीं तक पढ़ा, बाद में आवारागर्दी करता रहा। अपने काका के बल पर जिंदा है और बाजारू घटिया जीवन जीता है। और माखनलाल? ब्योमकेश ने पूछा। ये महाशय भी वैसे ही हैं, लेकिन इतने घटिया नहीं हैं। गांजा सुल्फा पीता है पर पक्का गंजेड़ी नहीं हुआ है। और फणिभूषण? ये महाशय लंगड़ दीन है। वो कहावत है ना, लंगड़ा और अंधा क्या गुल नहीं खिला सकता। पर यह ठीक ठाक है। लंगड़ा होने के कारण वह घर से बाहर नहीं जा सकता। तीनों भाइयों में यही है जिसमें मानवीय गुण दिखाई दे जाते हैं। और ये सुकुमार, ये क्या है? सुकुमार अच्छा लड़का है, मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र है। उसकी बहन सत्यवती भी कॉलेज जाती है। ये दोनों ही वृद्ध महाशय की देखभाल करते थे। मेरे ख्याल से अभी तक शादी किसी की भी नहीं हुई है। सही है, लड़की की भी नहीं। ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ और बोला, सर चलिए एक बार घर का मुआयना कर लिया जाए। मैं समझता हूं अभी लाश को हटाया नहीं गया है। नहीं, कहकर विधु बाबू अनिच्छा से उठे और आगे आगे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां दोनों ओर से ऊपर जाकर एक जगह मिलती है और प्रथम तल्ले तक पहुंचती है। सीढ़ियों के ठीक नीचे के कमरे को देखकर व्योमकेश ने पूछा, उसमें कौन रहता है? विधु बाबू बोले, यह मोतीलाल का कमरा है। अपनी इच्छा अनुसार वह नीचे के कमरे में रहना पसंद करता है। वृद्ध महाशय अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और रात में 9 बजे के बाद बाहर रहने के विरोधी थे। उनका कमरा ठीक इसके ऊपर है। ओह, और वो कमरा? ब्योमकेश ने नीचे के कोने वाले कमरे को दिखाते हुए कहा। माखनलाल रहते हैं उसमें। मोतीलाल को छोड़कर ये सभी लोग शायद घर में ही होंगे। हाँ, और मैंने सबको स्पष्ट आदेश दे दिया है
कि मेरी आज्ञा के बिना कोई घर छोड़कर नहीं जाएगा। बाहर सिपाहियों का पहरा है। व्योमकेश स्वीकारोक्ति में कुछ बुदबुदाया। पहले तल्ले पर सीढ़ियों के ठीक सामने बंद दरवाजे वाले कमरे को दिखाकर विदु बाबू बोले, यह कराली बाबू का सोने का कमरा है। कमरे की दहलीज पर व्योमकेश ने झुकते हुए पूछा, यह कैसे निशान है? विदु बाबू ने भी नीचे झुककर देखा, फिर उठते हुए बेफिक्री से बोले, चाय के निशान है। सत्यवती रोजाना सुबह कराली बाबू को चाय लेकर जगाने आती थी। आज सुबह कराली बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है। उस समय संभवतः हड़कंप में कुछ चाय जमीन पर गिर गई थी। ओहो, तो वह पहली इंसान थी जिसे मृत्यु का पता लगा। हाँ, कमरा बंद था। विदु बाबू ने ताला खोला और हम लोग अंदर आए। वह मध्यम साइज का कमरा था। सामान कम पर करीने से लगा था। एक मिर्जापुरी कालीन बिछा हुआ था। कमरे के बीच में रखी मेज पर हाथ से कहड़ा गया मेज पोश बिछा था। कोने में हैंगर पर तह किया हुआ धोती कुर्ता लटका था। नीचे पॉलिश से चमकते जूतों की कतार लगी हुई थी। बाईं ओर पलंग था जिसमें सफेद चादर के नीचे जैसे करवट से कोई सो रहा था। चादर उसके कानों तक ढकी हुई थी। पलंग के पास एक स्टैंड पर दवाओं की बोतल और दवा नापने वाले कप कतार में रखे थे। पलंग के सिरहाने एक छोटी मेज पर पानी का जग और उल्टा गिलास रखा था। कमरे को देखकर लगता था कि उसका स्वामी अपने कमरे को स्वच्छ और टिप टॉप रखना पसंद करता था। कमरे की स्वच्छता देखकर यह अनुमान लगाना कठिन था कि इसमें पिछली रात में इसके स्वामी की हत्या हो गई है। टिपाही पर चाय का प्याला रखा हुआ था। व्योमकेश ने एक क्षण उस कप का मुआयना किया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा, जैसे अपने से ही कुछ कह रहा हो। आधी चाय कप से गिरकर प्लेट में ही है। कप आधा भरा है, फिर नीचे कैसे गिरी? विदु बाबू ने व्योमकेश का बड़बड़ाना सुनकर एक गहरा निराशा का श्वास छोड़ा और बोले, अरे भाई, यही तो मैंने बताया था। वह लड़की। मैंने सुना है, व्योमकेश बोला। पर क्यों? विदु बाबू ने इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। मुंह बिचकाकर वे दूसरी ओर खिड़की से बाहर देखने लगे। व्योमकेश ने बहुत ही सावधानी से चाय के प्याले को उठाया। चाय के ऊपर सफेद परत जम गई थी। उसने पास में रखी चम्मच से चाय को हिलाकर उसका एक घूंट लिया, मुंह पहुंचा और पलंग के पास पहुंच गया। काफी देर तक लाश पर नजर गड़ाने के बाद व्योमकेश ने पूछा, लाश को तो छुआ गया न होगा, है ना? वैसी ही है जैसे पाई गई थी। विदु बाबू ने, जो अब तक खिड़की में से ताक रहे थे, जवाब दिया, हाँ, केवल चादर को सिर तक ढक दिया है और मैंने वह सुई निकाल ली है। व्योमकेश ने आहिस्ता से चादर को नीचे खींचा। एक दुबली पतली वृद्ध काया करवट से लेटी थी। लगा जैसे वे गहरी नींद में अब भी सो रहे हैं। उनके सफेद बालों के नीचे माथे की त्वचा में लाइनें और झुर्रियां थी। इसके अलावा चेहरे पर किसी दर्द का भाव नहीं था। व्योमकेश ने शरीर को हिलाए डुलाए बगैर बारीकी से जांचा। उसने पीछे गर्दन के ऊपर बालों को उठाकर देखा। सावधानी से नाक के पास कुछ देखने के बाद उसने विदु बाबू को बुलाया और बोला, सर, मुझे विश्वास है कि आपने पूरे शरीर का अच्छे से मुआयना कर लिया होगा, लेकिन मैं आपका ध्यान दो बातों पर लाना चाहता हूं। गर्दन में सुई घोंपने के 3 निशान हैं। विदु बाबू ने पहले इन्हें नहीं देखा था। अब उन्होंने देखा तो बोले, हाँ, लेकिन इसमें खास बात क्या है? जाहिर है कि वर्टेब्रा और मेडुला के संधि स्थल को ढूंढने में हत्यारे को 3 बार कोशिश करनी पड़ी हो। और दूसरी बात क्या है? क्या आपने नाक देखी है? नाक? जी, नाक। विदु बाबू ने झुककर नाक को देखा। मैंने भी झुककर नजदीक से देखा। नाक के छेदों के इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे चिन्ह हैं, जैसे सर्दियों में त्वचा फटने से हो जाते हैं। विदु बाबू ने कहा, शायद उन्हें सर्दी जुकाम हुआ हो। उस स्थिति में बार बार नाक पोंछने पर कुछ चिन्ह हो जाते हैं। पर इससे इस केस का क्या मतलब निकलता है भाई? यह तो बताओ।
उन्होंने मजाक के लहजे में कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलिए हम लोग बगल के कमरे में चलते हैं। शायद वह कराली बाबू का काम करने का कमरा था जिसमें वे अधिकांश समय बिताते थे। कमरे में मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर और बुक शेल्फ थे। बिदू बाबू ने मेज पर लगे लॉकर की ओर इशारा करके बताया, उनकी सभी वसीयतें यहीं से मिली हैं। ब्योमकेश ने कमरे का फिर से मुआयना किया। लॉकर में और कोई कागज नहीं मिला। कमरे की दूसरी ओर छोटा सा टॉयलेट था। ब्योमकेश ने झांक कर देखा और वापस आते हुए बोला, अब और कुछ देखना नहीं है, चलिए हम लोग सुकुमार बाबू के कमरे में चलते हैं। वही ना अंतिम वारिस में हकदार हैं। अरे हाँ, क्या मैं एक बार उस सुई को देख सकता हूं? बिदू बाबू ने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसमें से सुई को निकालकर 2 उंगलियों में पकड़कर दिखाया। वह साधारण सुई से बड़ी थी, जैसी कि मोटे धागे की सिलाई में इस्तेमाल होती है। सुई के छेद में धागा अटका हुआ था। ब्योमकेश ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और धीरे से बोला, आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? यह धागा देख नहीं रहे? यह काला रेशमी धागा। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूं, पर ईश्वर के लिए यह तो बताइए कि इसमें आश्चर्य क्या है? सुई में धागा है। ब्योमकेश ने एक नजर विदू बाबू के चेहरे पर डालकर स्वयं ही अपना मजाक बनाने लगा। वाकई, अब इसमें क्या आश्चर्य? सुई में धागा नहीं होगा तो क्या होगा? सुई का और काम भी क्या है? उसने सुई को लिफाफे में रखते हुए कहा और विदू बाबू को लिफाफा लौटा दिया। चलिए अब सुकुमार बाबू के कमरे में चलते हैं। गलियारे में दाईं तरफ कोने का कमरा सुकुमार बाबू का था। दरवाजा बंद था। विदू बाबू ने खटखटाए बगैर धक्का देकर खोल दिया। सुकुमार मेज पर कोहनी रखकर बैठा था और हाथों में सिर को पकड़े हुए था। हमारे प्रवेश करते ही वह उठ गया। एक और पलंग था, दूसरी ओर मेज, कुर्सी और बुक शेल्फ था। ऊंचे डेस्क दीवार से लगे हुए थे। मेरे अनुमान में सुकुमार की उम्र 24-25 के लगभग रही होगी। देखने में आकर्षक, शरीर गठा हुआ, लेकिन घर में भयानक दुर्घटना के प्रभाव ने पूरे शरीर को पीला करके त्वचा को सुखा दिया था। आंखों के नीचे स्याह गोले उभर आए थे। हम तीनों को अंदर आते देखकर उसकी आंखों में भय तैरने लगा। विदू बाबू ने कहा, सुकुमार बाबू, ये ब्योमकेश बख्शी हैं, ये आपसे बात करना चाहेंगे। सुकुमार ने गला साफ करते हुए कहा, बैठिए बैठिए ना। ब्योमकेश उसकी मेज के सामने बैठ गया। उसने मेज पर रखी पुस्तक ग्रेज एनाटॉमी को उठाया और उसके पृष्ठ पलटते हुए बोला, कल आधी रात को आप कहां से आए थे सुकुमार बाबू? सुकुमार चौंक पड़ा, फिर धीमी लरसती आवाज में बोला, मैं रात को फिल्म देखने गया था। पृष्ठों को उलटते हुए बिना सिर उठाए ही ब्योमकेश ने पूछा, कौन से सिनेमा हॉल में? चित्रा। विदू बाबू ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, आपको यह मुझे पहले बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया आपने? सर, मैंने सोचा था कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए। विदू बाबू ने और भी तेज आवाज में कहा, यह हम तय करेंगे कि वह महत्वपूर्ण है या नहीं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप चित्रा सिनेमा गए थे? सुकुमार ने कुछ क्षण सिर झुकाए सोचा, फिर उठकर रैक पर टंगे कुर्ता के पॉकेट से गुलाबी रंग की एक चिट निकालकर विदू बाबू की ओर बढ़ा दी। वह सिनेमा के टिकट का आधा भाग था। विदू बाबू ने उसे ठीक से जांचा और अपनी डायरी खोलकर रख लिया। कुछ और पृष्ठों को पलटते हुए ब्योमकेश ने पूछा, शाम के शो के बजाय 9 बजे के शो में जाने का आपके पास कोई विशेष कारण था? सुकुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर भी उसने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्योमकेश बोला, निश्चित रूप से आपको मालूम था कि कराली बाबू को रात में किसी का देर से आना पसंद नहीं था। सुकुमार के पास कोई उत्तर नहीं था। वह चुपचाप मलिन मुख लिए खड़ा रहा। एकाएक ब्योमकेश ने सुकुमार को अपनी आंखें खोलकर देखा और पूछा, आपने अंतिम बार कराली बाबू को कब देखा था? सुकुमार ने मुंह में थूक सटकते हुए कहा, कल शाम करीब 5 बजे। क्या आप उनके कमरे में गए थे?
हाँ। क्यों? सुकुमार ने अपनी आवाज को नियंत्रित करने का प्रयास किया और धीमे स्वर में कहा, मैं काका से उनकी वसीयत के बारे में कुछ कहने के लिए गया था। उन्होंने अपनी वसीयत में मोती दा को बेदखल करके सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। इसको लेकर दोपहर में उनकी और मोती दा के बीच झड़प भी हुई थी। मैं काका के पास यह कहने गया था कि मैं नहीं चाहता कि सारी संपत्ति केवल मेरे नाम की जाए, बल्कि हम सबको बराबर हिस्से में विभाजित कर दी जाए। फिर जब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी तो क्रोध में उन्होंने मुझे कमरे से निकल जाने का आदेश दिया। आप निकल आए? हाँ, उसके बाद मैं फणी के कमरे में गया। बात करते करते काफी देर हो गई थी। मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा था। सोचा क्यों ना कोई फिल्म देख लूं। फणी ने भी मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया, इसलिए मैं चुपचाप निकल गया, यह सोचकर कि काका को पता भी न चलेगा। प्रत्यक्षतः विधु बाबू सुकुमार की दलील पर पूर्णतः संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन ब्योमकेश के चेहरे पर अब भी शिकन मौजूद थी, जिसे देखकर विधु बाबू ने कुछ उखड़े स्वर में कहा, ब्योमकेश बाबू, आप अपनी मंशा क्यों नहीं बताते? क्या आप सुकुमार बाबू पर हत्यारा होने का शक कर रहे हैं? ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए हम लोग अब सुकुमार बाबू की बहन के कमरे में चलते हैं। विधु बाबू ने अब रूखी आवाज में कहा, ठीक है चलिए, लेकिन वह बेचारी कुछ नहीं जानती, और दरअसल में उस बेचारी लड़की को बेवजह क्या इस सब में घसीटना जरूरी है? मैंने पहले ही उसका बयान ले लिया है। ब्योमकेश ने अनमने स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, जरूर जरूर। फिर भी बस एक बार यदि मैं। लड़की का कमरा गलियारे से दूसरे छोर पर था। विधु बाबू ने दरवाजा खटखटाया। लगभग आधे मिनट बाद एक 17-18 वर्ष की लड़की ने दरवाजा खोला और हमें देखकर एक और हो गई। कुछ संकोच के साथ हम लोग कमरे के अंदर प्रविष्ट हुए। हमारे पीछे सुकुमार, जो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, कमरे में घबराया हुआ आया और पलंग पर लेट गया। प्रवेश करते समय मैंने लड़की को देख लिया था। वह कद में ऊंची, दुबली और सांवली लड़की थी। बार बार रोने से उसकी आंखें सूज आई थी, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वह सुंदर कही जाएगी या नहीं। उसके बाल उलझे और तितर बितर थे। शोक में डूबी एक लड़की से यूं पूछताछ मेरे लिए भी क्रूरता से कम नहीं थी, और इसके लिए मन ही मन मैं ब्योमकेश से नाराज भी हो रहा था। लेकिन फिर मैंने ब्योमकेश की आंखों में संकोच के बावजूद एक प्रकार की मजबूरी की झलक भी देखी। ब्योमकेश ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा, क्षमा करें, मैं आपको थोड़ा कष्ट दूंगा। मैं समझता हूं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। घर में जब ऐसी दुख भरी घटना घटती है तो अनेक कठिनाइयों के साथ साथ पुलिस की तफ्तीश जैसी छोटी मोटी दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं। विधु बाबू ने फौरन विरोध प्रकट किया, बौखलाकर गरजे, पुलिस को क्यों बदनाम करते हैं? आप पुलिस में नहीं हैं। ब्योमकेश ने विधु बाबू की आवाज को अनसुना करते हुए अपने उसी लहजे में कहा, अधिक कुछ नहीं, वही कुछ नियमित प्रश्न, कृपया आप बैठ जाएं। और उसने कुर्सी की ओर संकेत किया। लड़की ने ब्योमकेश को तिरस्कृत नजरों से देखा और शोकग्रस्त टूटी आवाज में बोली, आपको जो पूछना है पूछिए, मैं बैठे बिना ही जवाब दे सकती हूं। आप बैठना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं ही बैठ जाता हूं। ब्योमकेश ने बैठकर एक नजर कमरे के अंदर डाली। सुकुमार के कमरे की तरह यह भी साधारण रूप से सजा कमरा दिखाई दिया। कहीं किसी प्रकार का आडंबर नहीं। साधारण पलंग, मेज, कुर्सी, एक बुक शेल्फ, एक अतिरिक्त वस्तु केवल दराज वाली ड्रेसिंग टेबल थी। ध्यान हटाने के लिए ब्योमकेश ने कमरे की छत में लगे बीमों को देखते हुए कहा, आप ही हैं जो रोजाना करालू बाबू को सुबह की चाय पहुंचाती थी? लड़की ने स्वीकारोक्ति में अपने सिर को हिला दिया। ब्योमकेश बोला, तो आज सुबह जब आप चाय लेकर कराली बाबू के पास गई थी तब आपको उनकी मृत्यु का पता लगा? लड़की ने फिर स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। आपको यह पहले पता नहीं था? विधु बाबू फिर बड़बड़ाए, बेकार प्रश्न, बिल्कुल व्यर्थ और मूर्खों वाला प्रश्न है।
ब्योमकेश ने फिर अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। क्या कराली बाबू अपने कमरे का दरवाजा रात में खुला ही रखते थे? हाँ, घर में किसी को भी दरवाजा बंद करने की अनुमति नहीं थी। काका भी रात में सोते समय दरवाजा खुला ही रखते थे। अच्छा, फिर? जैसे अब धैर्य का पैमाना चूक गया हो, विदु बाबू चिल्लाए, बस बहुत हुआ, अब चलिए यहां से। ऐसे फिजूल सवालों से बेचारी लड़की को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता ही नहीं क्रॉस एग्जामिन कैसे किया जाता है। इस घटना ने ब्योमकेश के चेहरे से विनम्रता के आवरण को उतार फेंका। एक घायल बाघ की तरह विदु बाबू पर टूट पड़ा। उसने कड़कती सधी आवाज में कहा, यदि आप इसी तरह मेरे काम में बाधा पहुंचाते रहे तो मुझे कमिश्नर से शिकायत करनी पड़ेगी कि आप मेरी जांच पड़ताल में बाधा पहुंचा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे केस पुलिस के कार्य क्षेत्र में नहीं पड़ते बल्कि सीआईडी के होते हैं? विदु बाबू एकदम सन्न रह गए, आश्चर्यचकित इतना कि कोई उन्हें थप्पड़ भी मार देता तो नहीं होते। वे कुछ क्षण आग्नेय नेत्रों से ब्योमकेश को घूरते रहे। कुछ बोलने को उतावले दिखे पर अपने आप को जब्त कर लिया और क्रोध में पैर फटकारते हुए कमरे से बाहर निकल गए। ब्योमकेश ने दोबारा ध्यान केंद्रित करके फिर पूछा, आपको कराली बाबू की मृत्यु का पहले पता नहीं लगा? सावधानी से सोचकर उत्तर दीजिए। मैंने सोच लिया है, मुझे पहले पता नहीं लगा। उसकी आवाज में एक प्रकार की जिद का एहसास था। ब्योमकेश कुछ देर शांति से बैठा रहा पर उसकी भ्रुकुटी तनी हुई थी। वह फिर बोला, चलिए अब मुझे यह बताइए कि कराली बाबू चाय में कितनी चीनी पीते थे? लड़की बड़ी बड़ी आंखों से ताकती रही, फिर आहिस्ता से बोली, चीनी? काका अपनी चाय में काफी चीनी पीते थे, 3-4 चम्मच चीनी। दूसरा प्रश्न बंदूक से निकला बुलेट जैसा था। तब आपने सुबह की चाय में चीनी क्यों नहीं डाली? यह सुनते ही लड़की का चेहरा सूख गया। उसने चारों ओर भय से देखा, फिर अपने होठों को काटते हुए अपने पर नियंत्रण किया और बोली, शायद मैं भूल गई, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या कल आप कॉलेज गई थी? हाँ। भर्राई आवाज में अब भी जिद थी। कुर्सी से उठते हुए ब्योमकेश बहुत आहिस्ता से बोला, यदि आप सब कुछ मुझे बता दें तो हमें बहुत लाभ होगा, आपका भी फायदा होगा। लड़की वैसे ही होंठ दबाए खड़ी रही, बोली कुछ नहीं। ब्योमकेश ने दोहराया, बताने की कृपा करेंगी? लड़की ने धीरे से एक एक शब्द नापते हुए कहा, इसके बाद आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। ब्योमकेश के मुंह से एक निश्वास निकल गया। बातचीत के दौरान इसकी निगाह मेज पर रखी सिलाई की टोकरी पर पड़ रही थी। वह उठकर उसके पास पहुंच गया। उसने पूछा, मुझे लगता है यह आपकी है? हाँ। ब्योमकेश ने टोकरी को खोलकर देखा। अंदर एक अधूरे मेजपोश के साथ रंगीन धागों के गुच्छे पड़े हैं। ब्योमकेश ने उन गुच्छों को हाथ में उठाया और मन ही मन बड़बड़ाते हुए गिनने लगा। लाल, नीला, काला, अच्छा काला भी। उसने धागों को टोकरी में रखते हुए कुछ और भी ढूंढा। उसने तह किए मेजपोश को भी खोलकर देखा और लड़की को देखते हुए पूछा, सुई कहां गई? लड़की तब तक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। उसके मुंह से केवल एक शब्द निकला, सुई? ब्योमकेश ने कहा, हाँ सुई, जिससे आप सिलाई करती हैं, वो कहां गई? लड़की कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। एकाएक वह मुड़ी और दादा शब्द बड़बड़ाती हुई पलंग पर बैठे सुकुमार की ओर दौड़ी और उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। सुकुमार घबरा गया। उसका सिर ऊपर करके कोशिश करते हुए कहता रहा, सत्या, सत्या। सत्यवती ने सिर ऊपर नहीं उठाया। वह रोती रही। ब्योमकेश उन लोगों के पास जाकर धीरे से बोला, आपने ठीक नहीं किया। जानती हैं, आपको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूं। यदि आप मुझे सब कुछ बता देंगी तो आपको ही फायदा होता। चलो अजीत, हम लोग चलते हैं। कमरे से बाहर निकलकर ब्योमकेश ने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ क्षण के लिए वह खड़ा सोचता रहा,
फिर बोला, हाँ, फणी बाबू के कमरे में चलें। मेरे ख्याल से उनका कमरा उधर है। हम लोग गलियारे में कराली बाबू के कमरे को पार कर कोने वाले कमरे के सामने पहुंचे। ब्योमकेश ने दरवाजा खटखटाया। एक 21-22 वर्ष के युवक ने दरवाजा खोला। ब्योमकेश ने पूछा, आप ही फणी बाबू हैं? उसने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। जी, कृपया अंदर आ जाइए। उसकी आकृति से यह आभास होता था कि उसके शरीर में कहीं दोष है, पर वह कहाँ है यह तुरंत पता नहीं चलता था। उसका शरीर काफी गठा हुआ था, किंतु मुंह पर कष्ट सहने से पैदा होने वाली सिलवटें साफ दिखाई देती थी। जैसे ही हम कमरे में घुसे, उसने आगे बढ़कर कुर्सी की ओर इशारा किया। कृपया बैठिए। उसकी चाल से पता चल गया कि दोष उसके दाएं पैर में है। वह बहुत ही पतला, कटे हुए अंग जैसा था, इसलिए चलते समय उसकी चाल में लौच आता था। मैं पलंग के एक ओर बैठ गया और ब्योमकेश दूसरी ओर। ब्योमकेश को देखकर लगा जैसे उचित शब्दों को ढूंढ रहा हो। फिर जरा अन्य मनस्क होकर बोला, मैं समझता हूं आप यह जान गए होंगे कि पुलिस आपके भाई मोतीलाल पर शक कर रही है। मैं जानता हूं, फणी बोला, पर अपनी ओर से निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दादा बेकसूर है। वह गुस्सैल और झगड़ालू जरूर है, पर काका की हत्या करने की क्षमता नहीं रखते। वसीयत से अपना नाम बेदखल किए जाने के बाद भी? यह संस्कार केवल मोतीदा पर ही नहीं, हम सब पर लागू होता है, तो मोतीदा पर ही शक क्यों किया जाए? ब्योमकेश ने उसके प्रश्न पर ध्यान न देकर कहा, मैं समझता हूं कि आपने पुलिस को अपना बयान दे दिया होगा, फिर भी मैं कुछ प्रश्न पूछना। फणी कुछ असमंजस में दिखाई दिए। आप पुलिस में नहीं हैं तो मैंने सोचा शायद सीआईडी के होंगे। ब्योमकेश ने हंसकर कहा, नहीं, मैं केवल सत्य का खोजी हूं, सत्यान्वेषी। फणी ने सुना तो आश्चर्य में उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह बोला, सत्यान्वेषी? ब्योमकेश बाबू, तो आप ब्योमकेश बख्शी हैं? ब्योमकेश ने सिर हिलाया और बोला, अब मुझे यह बताइए कि कराली बाबू के संबंध सब लोगों से कैसे थे? दूसरे शब्दों में, किसे वे पसंद करते थे और किसे नापसंद? यह सब कुछ विस्तार में बताएंगे? फणी कुछ देर अपने हाथों में सिर छिपाए बैठा रहा, फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, देखिए, मैं एक लंगड़ा आदमी हूं, भगवान का शाप है, इसलिए मैं इन सब लोगों से ज्यादा मेल मुलाकात नहीं रख पाता। मैं और मेरी ये पुस्तक मेरे अब तक के जीवन में मेरी साथी रही है, लेकिन मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा कि काका की हम लोगों में से किस पर कृपा थी और किस पर नाराजगी। काका को समझना आसान नहीं था और न ही वे अपनी मंशा जाहिर करते थे, लेकिन उनकी बातों और बर्ताव से मैं यही जान पाया हूं कि वे सत्यवती की परवाह अधिक करते थे। और आपकी? मेरी? संभव है मैं लंगड़ा हूं, इसलिए उनके मन में भीतर कहीं दया का भाव हो, पर इससे अधिक मैं उनकी आत्मा का अनादर नहीं करना चाहता, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति का जिसने हम सबको शरण न दी होती तो हम लोग अब तक भूख से मर गए होते। लेकिन यह भी सही है कि वे नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है। ब्योमकेश बोला, शायद आपको मालूम हो कि उन्होंने अपनी वसीयत में सारी संपत्ति सुकुमार के नाम की है। फणी थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, मैंने सुना है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए कि हम सब में सुकुमार ही योग्य व्यक्ति है, लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि काका के हृदय में क्या है। वे क्षणिक आवेश के व्यक्ति थे, जरा सी बात पर बिगड़ जाते और टाइपराइटर पर टप टप करके अपनी वसीयत बदल देते थे। इस पर शायद ही कोई बचा हो जिसके नाम इन्होंने कभी न कभी वसीयत न की हो। ब्योमकेश ने कहा, चूंकि अंतिम वसीयत सुकुमार के नाम है, इसलिए संपत्ति उसे ही मिलेगी। फणी बोला, अच्छा, मुझे कानून की इतनी जानकारी नहीं है। कानून तो यही कहता है। ब्योमकेश तनिक हिचकिचाहट के बाद बोला,
ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या आपने सोचा है? फणी ने निराशा में अपने बालों पर हाथ फेरा और खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा। मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए नौकरी नहीं कर सकता। यदि सुकुमार मुझे शरण देता है तो उसके पास रहूंगा या फिर मेरा अंत सड़कों पर होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया। ब्योमकेश ने ध्यान दिए बिना ही कह दिया, सुकुमार बाबू कल आधी रात को लौटे थे। फणी बाबू ने चौंक कर पूछा, आधी रात? अरे हाँ, वह कल रात सिनेमा देखने गया था। ब्योमकेश ने पूछा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कराली बाबू की हत्या कब हुई? क्या आपको कोई आवाज या कुछ और सुनाई दिया था? कुछ नहीं, शायद सुबह तड़के। नहीं, उनकी हत्या आधी रात को हुई। ब्योमकेश ने उठकर अपनी घड़ी देखी और बोला, ओह 2:30 बज गया, अब काफी है। चलो अजीत, मुझे बहुत भूख लगी है। हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, नमस्कार। ठीक उसी समय नीचे शोरगुल सुनाई दिया। दूसरे ही क्षण एक व्यक्ति हाँफता हुआ दरवाजा खोलकर घुसा और बोला, ए फणी, पुलिस मोतीदा को पकड़ लाई है। किंतु हमें देखते ही रुक गया। ब्योमकेश ने कहा, क्या आप ही माखन बाबू हैं? माखन भय से पीला पड़ गया और मैं कुछ नहीं जानता कहते हुए तेजी से बाहर निकल गया। हम लोगों ने नीचे आकर देखा, ड्राइंग रूम में बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। विधु बाबू नहीं थे, उनकी जगह स्थानीय चौकी का इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक व्यक्ति को पकड़े खड़े थे, जिसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। वह चिल्ला रहा था, काका की हत्या हो गई। देखिए सर, मैं कुछ नहीं जानता। मैं किसी की भी कसम खा सकता हूँ। मैं एक मूर्ख शराबी हूँ और मैंने रात दलीम के यहाँ गुजारी है। वह गवाही दे देगी। इंस्पेक्टर अपना काम जानता था। वह इस सब के बीच चुपचाप बैठा था। उसने जब हमें आते देखा तो बोला, ब्योमकेश बाबू, ये है मोतीलाल, विधु बाबू का मुजरिम। आपको यदि कुछ पूछना है तो पूछ लें। ब्योमकेश बोला, इन्हें कहां पकड़ा? सब इंस्पेक्टर जिसने उसे पकड़ा था वो बोला, बदनाम इलाके में एक वेश्या के कोठे से। मोतीलाल ने फिर फरियाद शुरू कर दी, मैं दलीम के कोठे पर सो रहा था, कौन बेहुदा कहता है? ब्योमकेश ने हाथ के इशारे से उसे चुप किया। आप तो रोजाना तड़के सुबह लौटा करते हैं, आज क्या हो गया? मोतीलाल ने खूंखार लाल आंखों से चारों ओर देखा और बोला, क्या हो गया? मैं नशे में मदहोश था। मैंने रात में विस्की की 2 बोतलें खाली कर दी थी, इसलिए सुबह उठ नहीं पाया। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर को देखकर सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर बोला, इसे ले जाओ और बंद कर दो। जैसे ही सिपाही मोतीलाल को ले जाने लगे, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ब्योमकेश ने पूछा, विधु बाबू कहाँ है? वे करीब घंटा भर पहले चले गए और बोल कर गए हैं कि शाम को 4 बजे के लगभग आएंगे। तो ठीक है, हम लोग भी अब चलते हैं। हम लोग कल सुबह आएंगे। अरे हाँ, यह तो बताइए कि क्या सभी कमरों की तलाशी हो गई है? कराली बाबू और मोती बाबू के कमरों की तलाशी हो चुकी है। विधु बाबू ने और किसी कमरे की तलाशी को जरूरी नहीं समझा। मोतीलाल के कमरे से कुछ मिला? कुछ नहीं। मैं वसीयत को नहीं पढ़ पाया हूँ। मेरे ख्याल से विधु बाबू ने उन्हें सील कर दिया है। खैर, कल तक देख लूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। इस बीच कोई नई घटना घटे तो कृपया खबर करेंगे। और हम लोग घर वापस आ गए। रात में ब्योमकेश ने कराली बाबू के घर का एक नक्शा बनाया और उसे मुझे दिखाने लगा। यह देखो, कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे मोतीलाल का कमरा है। माखन उसके बगल वाले कमरे में रहता है। फणी के कमरे के नीचे ड्राइंग रूम है, जिसमें पुलिस ने अपनी दुकान लगाई है। सत्यवती का कमरा रसोई घर के ऊपर है और खानसामा सुकुमार के कमरे के नीचे सोता है। मैंने पूछा, इस नक्शे का उपयोग क्या है? कुछ नहीं, ब्योमकेश ने कहा और नक्शे के अध्ययन में लग गया। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मोतीलाल ने हत्या नहीं की है, यही ना?
नहीं, उसने नहीं की है, यह तो निश्चित है। तो कौन हो सकता है? यह कहना मुश्किल है। यदि मोतीलाल को अलग कर दिया जाए तो रहते हैं फणी, माखन, सुकुमार और सत्यवती। इनमें से कोई भी हो सकता है। इन सब का उद्देश्य एक ही रहेगा। मैंने चकित होकर कहा, सत्यवती भी? क्यों नहीं? लेकिन वह स्त्री है। यदि कोई स्त्री किसी को प्यार करती हो तो वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसमें उसका व्यक्तिगत हित क्या था? वसीयत तो उसके भाई को मिलने वाली थी। तुम अब तक समझे नहीं। जब एक व्यक्ति किसी भी क्षण में अपनी वसीयत बदल देता हो, यदि उसे ही हटा दिया जाए तो उसके वसीयत बदलने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। मैं किंग करते हुए विमूढ़ बना बैठा ही रह गया। मैंने यह तो कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा, तो अब तुम सोच रहे हो कि सत्यवती? मैंने यह तो नहीं कहा। हो सकता है सुकुमार हो, यह भी हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति हो, किंतु सत्यवती कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं फिर सोचने लगा। पिछले कुछ घंटों में इतनी अप्रत्याशित घटनाएं घट चुकी हैं, इतनी परस्पर विरोधी शंकाएं आती जाती रही हैं कि घटना को एक सूत्र में बांधना लगभग असंभव है। जितना सुलझाने का प्रयास होता है, मामला उतना ही उलझता जा रहा है। अंततः मैंने प्रश्न किया, लाश को देखने के बाद तुम्हारा विचार क्या है? मेरा मत यह है कि कराली बाबू की हत्या से पूर्व हत्यारे ने उन्हें क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया है। यह कैसे जाना? हत्यारे ने गले में 3 बार छेद किया। यदि क्लोरोफॉर्म न दिया होता तो कराली बाबू पहले प्रयास में ही नींद से जाग गए होते। तुम्हें याद है नाक पर वे चिन्ह? यह क्लोरोफॉर्म देने के चिन्ह हैं। और सुई को 3 बार छेदने का रहस्य क्या है? इसका अर्थ है कि हत्यारा पहले दोनों छेदों में सही स्थल को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हत्यारा सुई को यूं ही गढ़ा क्यों छोड़ गया। काम हो जाने पर यदि उसे हटा दिया जाए तो सबूत भी हट जाता है, तो क्यों उसे वहां छोड़ा जाए? हो सकता है जल्दी में उसे निकालना भूल ही गया हो। लेकिन एक बात और, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हत्या आधी रात को हुई? यह तो केवल अनुमान है, लेकिन अगर सत्यवती ने कभी सच बोला, तुम देखोगे कि मैं सही हूं। डॉक्टर की रिपोर्ट मेरी बात का सत्यापन करेगी। ब्योमकेश बैठकर छत की ओर ताकता रहा, फिर बोला, सुकुमार की मेज पर जो पुस्तक रखी थी उसका शीर्षक था ग्रेज एनाटॉमी। पूरी पुस्तक में केवल एक ही पृष्ठ पर कुछ लाइनों के नीचे लाल पेंसिल से मार्क किया गया था। अच्छा, वे लाइनें क्या थी? वे लाइनें थी, यदि मेडुला और पहली वर्टेब्रा के संधि स्थान पर सुई घोंपी जाए तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। मैं जोश में लगभग उछल पड़ा। तब क्या? पर विचित्र बात यह है कि मैंने सुकुमार की मेज पर कहीं भी लाल पेंसिल को नहीं पाया। एकाएक ब्योमकेश फर्श पर चहलकदमी करने लगा। उसकी आंखों पर चढ़ी त्योरियां स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरे दिमाग में प्रश्नों की झड़ी लगी हुई थी, लेकिन ब्योमकेश को छेड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे मालूम था इस समय कुछ पूछना मतलब उसकी डांट सुनना होगा। रात को सोते समय उसने एक ही प्रश्न पूछा, तुम एक लेखक हो, तुम यह बता सकते हो कि अंग्रेजी शब्द थिम्बल का उद्गम क्या है? आश्चर्यचकित मैंने कहा, थिम्बल? तुम्हारा मतलब वह होल्डर जो दर्जी लोग सिलाई के समय अपनी उंगली में पहन लेते हैं? बिल्कुल सही, वही। मेरे लाख सोचने पर जब मेरे मस्तिष्क में कुछ नहीं आया तो मैंने अपने ही अनुमान के अनुसार बताया कि इसका संबंध संभवतः थंब यानी अंगूठे से है और यह अंगूठे की सुरक्षा के लिए लगाया जाता होगा। तुम क्या समझते हो? संभव है कि वह थंब और हम्बल शब्दों का मिश्रण हो। दो तरह की बात मत करो, मुझे एक सीधा उत्तर चाहिए। तब मुझे स्वीकार कर लेना पड़ा कि मेरे पास कोई सीधा उत्तर नहीं है, लेकिन मैंने भी उससे पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? ब्योमकेश फिर कुछ नहीं बोला। मैं भी भाषा की जटिलता पर सोचते सोचते कब सो गया मुझे याद नहीं। दूसरे दिन उठते ही देखा ब्योमकेश सुबह ही निकल गया है।
मुझे उसका अकेले चले जाना अखरा भी। फिर मैंने सोचा शायद मुझे न ले जाने का उसके पास कोई जायज कारण रहा हो। संभव है उसकी जांच पड़ताल में कोई बाधा आती हो। वह 11 बजे लगभग लौटा। उसने कमीज उतार दी और पंखे के नीचे बैठकर सिगरेट सुलगा ली। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सिगरेट का भरपूर कस लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए बोला, मैंने सभी वसीयतें पढ़ ली है। उन सभी पर नौकर और खानसामा की गवाही मौजूद है। दोनों के हस्ताक्षर हैं और मैंने उन्हें सब कमरों की तलाशी लेने के लिए कह दिया है। किंतु विधु बाबू ने जो मैं कहूं उसके ठीक विपरीत काम करने की कसम खा ली है। अंत में उनसे काम करवाने के लिए मुझे कहना पड़ा कि वे यदि तलाशी नहीं लेते हैं तो मुझे कमिश्नर साहब से शिकायत करनी पड़ेगी। और क्या है? और क्या होगा? वे अब भी मोतीलाल के पीछे पड़े हैं। कुछ क्षण रुकने के पश्चात फिर बोला, लड़की बहुत मजबूत है। जिस तरह से उसने होठों को सिल लिया है, बोलने का नाम ही नहीं लेती। और वही इन तमाम रहस्यों की कुंजी है। जो भी है देखा जाएगा। यदि विधु बाबू सभी कमरों की अच्छे से तलाशी करवाते हैं तो कहीं से कुछ भी निकल सकता है। तुम किस चीज के निकल आने की उम्मीद कर रहे हो? कौन जाने, कुछ छोटी मोटी चीज, शायद केमिस्ट की पर्ची या पेंसिल या, किंतु अनुमान लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता। चलो तैयार हो जाओ, काम शुरू करने का समय हो गया। ब्योमकेश दोपहर भर आराम कुर्सी पर आंख बंद करके लेटा रहा। लगता था जैसे वह कुछ होने का इंतजार कर रहा था। 3 बजते बजते पुत्तीराम चाय लेकर आ गया। ब्योमकेश ने शांति से चाय पी और फिर उसी पोज में लेट गया। लगभग 3:30 बजे दूसरे कमरे में फोन की घंटी बजने लगी। ब्योमकेश ने जाकर फोन उठाया। जी कौन साहब? ओह इंस्पेक्टर, कुछ मिला? सुकुमार बाबू के कमरे की तलाशी हो गई? वाह वाह। तो विधु बाबू ने अंत में कमरे में क्या मिला? क्या? सुकुमार बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया? और भी कुछ मिला? क्लोरोफॉर्म की बोतल, शेल्फ की पुस्तकों के पीछे और वसीयत में फणी बाबू। सही है सही है। परग्यूटेंशंस यानी क्रमचय के सिद्धांत के अनुसार अब उनकी बारी है। क्या उनकी बहन को भी गिरफ्तार किया गया है? नहीं? चलो ठीक है। क्या कमरे में और कुछ जैसे लाल पेंसिल? नहीं नहीं। आश्चर्य है। कोई अन्य सिलाई की वस्तु? तो क्या विधु बाबू है वहां? मोतीलाल को छोड़ने गए हैं? चलो अंततः अक्ल तो आई। सुकुमार के कमरे के अलावा और किसी कमरे की तलाशी? नहीं। सुकुमार के कमरे के अलावा और किसी कमरे की तलाशी? नहीं। ऐसा क्यों? विधु बाबू ने जरूरी नहीं समझा? तो क्या समझते हैं? विधु बाबू क्या जरूरी समझते हैं? क्या मेरी जरूरत है? मैं नई वसीयत देखना चाह रहा था। ओह, वे अपने साथ ले गए हैं? तो ठीक है, कल सुबह ठीक रहेगा। जब तक लाल पेंसिल और सिलाई का सामान नहीं मिल जाता। क्षमा करें, आप क्या कह रहे थे? सुकुमार के खिलाफ ठोस सबूत मिला है? एक बार दोहरा सकते हैं? क्या डॉक्टर की रिपोर्ट आई है? क्या है रिपोर्ट में? मृत्यु का समय क्या पाया गया? खाने के करीब 3 घंटे बाद, लगभग आधी रात। अच्छा, तो ठीक है, मैं कल सुबह आता हूं। ब्योमकेश रिसीवर रखकर वापस आकर बैठ गया। उसकी आंखों की त्योरियां संकेत दे रही थी कि वह अब भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ है। मैंने प्रश्न किया, तो वास्तव में वह सुकुमार निकला? तुम शुरू से उस पर शक कर रहे थे, है ना? कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात ब्योमकेश बोला, जितने भी सबूत मिले हैं वे सब के सब सुकुमार को हत्यारा करार देते हैं। देखो, कराली बाबू की मृत्यु की प्रकृति तक साफ साफ कह रही है कि यह किसी मेडिकल के व्यक्ति का ही काम है। जो लोग मानव शरीर की एनाटॉमी नहीं जानते
वे यह काम कर ही नहीं सकते। सुई भी जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ, वह भी उसकी बहन की सिलाई के बक्से से ही निकाली गई थी। यहां तक कि वह धागा भी वही था। सुकुमार रात में आधी रात को आया और कराली बाबू की मृत्यु का समय भी वही है। सुकुमार के कमरे की तलाशी में क्लोरोफॉर्म की बोतल और वह टाइप की हुई नई वसीयत मिली है। यही नई वसीयत है जिसमें कराली बाबू ने सुकुमार को संपत्ति से बेदखल कर फणी बाबू को संपूर्ण संपत्ति का हकदार घोषित कर दिया था। सुकुमार ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसको लेकर उस शाम उसकी कराली बाबू से नोकझोंक हुई थी। इसलिए उसे शक हुआ होगा कि शायद कराली बाबू अपनी वसीयत को फिर न बदल दें। हत्या का उद्देश्य बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो अब तय हो गया, वह सुकुमार ही है। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। कुछ क्षण बाद ब्योमकेश ने एक नया प्रश्न पूछा। अच्छा बताओ तो, तुम क्या समझते हो सुकुमार को? क्या वह मूर्ख है? मैंने कहा, ठीक इसके विपरीत, वह काफी बुद्धिमान दिखाई देता है। ब्योमकेश ने सोचते हुए कहा, यही तो मैं भी कच्चा खा गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति इतनी बेवकूफी क्यों करेगा? एकाएक ब्योमकेश चौंक कर उठ बैठा। मुझे भी दरवाजे के बाहर पदचाप सुनाई दी। ब्योमकेश ने ऊंची आवाज में कहा, कौन है? कृपया अंदर आइए। पहले कोई उत्तर नहीं मिला। फिर धीरे से दरवाजा खुला और मैं जड़वत बैठा रह गया। मेरे सामने सत्यवती खड़ी थी। सत्यवती ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर वह खड़ी रही, फिर एकाएक आंसुओं से रोने लगी और रूंधी आवाज में बोली, ब्योमकेश बाबू, मेहरबानी कीजिए, कृपा करके मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं उसके अचानक आगमन से सकते में आ गया था, लेकिन ब्योमकेश उठकर उसकी ओर बढ़ा। शायद सिर चकराने की वजह से उसने अपने हाथों को अंधे की तरह आगे किया। ब्योमकेश ने तेजी से उसके हाथों को पकड़ा और उसे कुर्सी तक ले आया। उसके इशारे पर मैंने पंखा चला दिया। पहले कुछ मिनट वह साड़ी से मुंह दाबे आंसू बहाती रही। हमने भी उसे शांति से संभलने का समय दे दिया। हमारे इस उठा पटक के जीवन में भी ऐसी पहली घटना थी। मैंने सत्यवती को एक ही बार देखा था। उस समय वह एक आम शिक्षित बंगाली लड़की से अलग कतई नहीं लगी थी। ऐसी स्थिति में इस संकट की घड़ी में अपने सारे संकोचों को छोड़कर उसका सीधा हमारे पास आना न केवल कल्पना से परे था, बल्कि एक असाधारण घटना थी। संकट की घड़ी में अधिकांश बंगाली लड़कियां काठ की गुड़िया बन जाती है, किंतु इस दुबली पतली सांवली लड़की ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। उसके पैरों की धूल से सुनहरी चप्पलों से लेकर उसके उलझे बालों के नीचे गूंथी चोटियों तक उसके संपूर्ण शरीर में एक आभा झलक रही थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और सिर उठाकर दोहराया, ब्योमकेश बाबू, दया करके मेरे भाई को बचा लीजिए। मैंने देखा, यद्यपि उसने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया था, फिर भी उसका स्वर कांप रहा था। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, मैंने सुना कि आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, किंतु सत्यवती ने बात काटकर व्याकुलता में कहा, वह बेकसूर है, वह कुछ नहीं जानता, उसने कोई अपराध नहीं किया है। यह कहकर वह फिर रोने लगी। मैं देख रहा था ब्योमकेश भीतर ही भीतर काफी प्रभावित हुआ है, पर बाहर से शांत दिख रहा था। वह बोला, लेकिन सबूत जितने भी मिले हैं वे उसी के विरुद्ध हैं। सत्यवती बोली, वे सब झूठे हैं। दादा धन के लिए किसी की हत्या कर ही नहीं सकते। आप शायद नहीं जानते वे कैसे व्यक्ति हैं। ब्योमकेश बाबू, हम दोनों काका की संपत्ति नहीं चाहते। हमें इस संकट से बचा लीजिए। हम जीवन भर आपके एहसान के तले जिएंगे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अब गालों के नीचे बहने लगी थी। उसने इन आंसुओं को पोंछने का प्रयास नहीं किया। संभव है उसे इसका भान भी न हुआ हो। इस बार जब ब्योमकेश बोला तो पहली बार मुझे उसकी आवाज में संवेदना की झलक दिखाई दी। उसने कहा, यदि आपका भाई वास्तव में बेकसूर है तो मैं उसे बचाने की भरसक चेष्टा करूंगा, किंतु
वह बेकसूर है। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए हैं? मैं अपने सम्मान की कसम खा सकती हूँ, दादा यह सब नहीं कर सकते। वे एक मक्खी तक नहीं मार सकते। एकाएक उसने नीचे झुककर ब्योमकेश के पैर पकड़ लिए। ब्योमकेश जी। ब्योमकेश तेजी से उठकर एक और हो गया। यह आप क्या कर रही हैं? मेहरबानी करके ऐसा ना कीजिए। वायदा कीजिए, पहले आप वायदा कीजिए कि आप दादा को छुड़वा देंगे। ब्योमकेश ने सख्ती से उसे पकड़ा और उसको कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बाद उसने सामने बैठकर स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया, आप एक बात पर बिल्कुल गलत हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो सुकुमार को छोड़ सकूं। यह केवल पुलिस कर सकती है। मैं यह साबित कर सकता हूं कि वह बेकसूर है, लेकिन इसके लिए जरूरी है मुझे सारे तथ्यों का पता चले। क्या आप अब तक यह भी नहीं समझ पाई हैं कि जब तक आप मुझसे सब बातें छिपाती रहेंगी तब तक मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता? सत्यवती ने आंखें नीची करके कहा, मैंने आपसे कोई बात नहीं छिपाई है। हाँ, आपने छिपाई है। उस रात आप कराली बाबू के कमरे में गई थी और आपको उनकी मृत्यु का पता लग गया था, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। सत्यवती भयभीत आंखों से ब्योमकेश को देखती रही। उसके बाद उसने सिर नीचा कर लिया और चुपचाप बैठी रही। ब्योमकेश ने अब आहिस्ता से पूछा, अब क्या आप सब कुछ बताएंगी? सत्यवती ने आंख उठाकर कहा, कैसे कहूं, वह सब कुछ तो दादा के खिलाफ ही जाएगा। ब्योमकेश ने आग्रह भरे स्वर में कहा, बात समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपका भाई बेकसूर है तो सच्चाई उनका कुछ भी बिगड़ने नहीं देगी। आप निर्भय होकर मुझे सब कुछ बता सकती हैं। सत्यवती कुछ देर सिर नीचा किए बैठी सोचती रही, फिर टूटती आवाज में बोली, ठीक है, मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। उसने आंसू भरे नेत्रों को पोंछा और अपने को नियंत्रित करके कहना शुरू किया, उस शाम दादा की काका से कहा सुनी हुई थी। इससे पहले काका ने अपनी वसीयत में दादा के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। इसको लेकर दोपहर में उनका मोतीदा से काफी झगड़ा भी हुआ था। कॉलेज से लौटने के बाद जब दादा को यह पता लगा तो वे काका के पास गए और जाकर बोले कि वे संपत्ति केवल उनके नाम न करके उसका सब में बंटवारा कर दे। काका को इस तर्क से नफरत थी। जब उन्होंने दादा की दलील सुनी तो वे क्रोधित होकर बोले, तुम क्या मेरे से ज्यादा जानते हो? क्या समझते हो? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। दादा को यह उम्मीद नहीं थी कि काका इतने नाराज हो जाएंगे। उनके कमरे से निकलकर दादा फणीदा के पास गए। फणीदा अपंग हैं, वे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए दादा शाम का समय उनके साथ बिताते हैं। फणीदा से आप भी शायद मिल चुके होंगे। वे कभी स्कूल तो नहीं गए किंतु काफी पढ़े लिखे हैं। उनके बुक शेल्फ को देखकर आपको अनुमान हो जाएगा कि उन्हें कितने विषयों का ज्ञान है। मैं कभी कभी अपनी पढ़ाई में सहायता के लिए उनके पास भी जाती हूँ। बहरहाल उस शाम दादा बहुत निराश हो गए थे और करीब 8 बजे मुझे बोले, सत्या मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, आधी रात तक वापस लौटूंगा, मेरे लिए दरवाजा खुला ही रखना। उन्होंने जल्दी खाना खाया और चुपचाप निकल गए। हमारा खानसामा रात का खाना समाप्त हो जाने पर सामने के घर में अपने गांव के दोस्तों के पास काफी देर तक बैठा रहता है। यह मैं जानती थी, इसलिए दादा के आने तक मैंने इंतजार नहीं किया। 10 बजे तक मैंने खाने की मेज को साफ किया और ऊपर अपने कमरे में सोने चली गई। मैं अभी सोई ही नहीं थी कि कुछ आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा जैसे दादा के कमरे में कुछ आवाज आई है, जैसे कोई भारी चीज, मेज या बड़ा बक्सा फर्श पर खींचा जा रहा हो। यह सोचकर कि दादा शायद सिनेमा देखकर लौटे हैं, मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों नींद आई ही नहीं। कुछ देर आंखें खोले लेटी रही। दादा के कमरे से और आवाजें नहीं आई।
मैंने सोचा दादा अब सो गए होंगे। घंटा भर भी बीता न होगा कि गलियारे से मुझे फिर आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता से चल रहा हो। मुझे आश्चर्य हुआ, दादा कब के सो गए थे तो फिर कौन हो सकता है। मैं धीरे से उठी और दरवाजे की फांक से देखा। दादा चुपचाप अपने कमरे में घुसे हैं और पीछे से उन्होंने दरवाजा बंद किया है। गलियारे में चूंकि चांदनी छिटकी हुई थी, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से दादा को देखा था। ब्योमकेश ने टोका, केवल एक स्पष्टीकरण, क्या सुकुमार बाबू जूते पहने हुए थे? हाँ। क्या उनके हाथ में कुछ था? नहीं। कुछ नहीं? कोई कागज या बोतल? कुछ नहीं। क्या समय होगा, क्या आपने देखा था? सत्यवती ने कहा, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी घड़ियों में 12 बजे के घंटे बजने लगे थे। ओहो। सत्यवती ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि यह सब क्या हो रहा है। दादा 15 मिनट पहले आ गए थे, यह मुझे उनके कमरे से आवाज से पता लगा था, तो फिर अब वे कहाँ गए थे? एकाएक मुझे ख्याल आया कि कहीं काका की तबीयत तो खराब नहीं हो गई और दादा उन्हें देखने गए हों। काका को कभी कभी रात में आर्थराइटिस का दर्द होने लगता था और वे सो नहीं पाते थे। ऐसे मौके पर उन्हें सुलाने के लिए दवा देनी पड़ती थी। मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर काका के कमरे की ओर जाने लगी। वे हमेशा दरवाजा खुला ही रखते थे। मैं कमरे में घुसी। वहां अंधेरा था, पर वहां एक अजीब सी महक थी। मैं नहीं कह सकती वह कैसी थी, तेज तो नहीं थी पर थी चारों ओर। क्या वह मीठी महक थी? हाँ, जैसी सिरप की होती है। हाँ वही तो, क्लोरोफॉर्म। अच्छा फिर? लाइट का स्विच दरवाजे के पास ही था। मैंने लाइट जला दी और देखा कि काका पलंग पर लेटे हैं। मुझे लगा सो रहे हैं। उनके शरीर को देखकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि उनकी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। उस महक ने मेरे सांसों में घुटन जैसी पैदा कर दी थी, जैसे किसी ने मेरे नाक पर गीली पट्टी रख दी हो। कुछ देर मैं दरवाजे के पास खड़ी रही, अपने को समझाने की कोशिश करती रही कि यह महक दवा की है जिसे लेकर काका अभी अभी सो गए हैं। मेरे पांव कांप रहे थे, पर मैं बहुत सावधानी से काका के पलंग के पास गई। मैंने आगे झुककर देखा कि वे सांस नहीं ले रहे हैं। मैं कह नहीं सकती मेरे अंदर क्या हो रहा था। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरा सिर चकराने लगा था। अपने को संभालने के लिए मैंने आगे बढ़कर काका के तकिए को छुआ। मेरा हाथ उनके गले पर गिरा। मेरे हाथ में कांटे जैसी चुभन हुई। मैंने देखा कि उनके गले में एक सुई घुसी हुई है। सुई में धागा भी लगा है। मैं वहां और अधिक देर नहीं रुक पाई। मुझे नहीं मालूम कैसे मुझ में लाइट बुझाने और वापस अपने कमरे में आने की ताकत आई। जब तक मुझे होश आया तब तक मैंने अपने को पलंग पर बैठा पाया। मैं थर थर कांप कर रो रही थी। शेष बातें तो आप जानते ही हैं। मुझे दादा पर शक नहीं था क्योंकि मैं जानती थी कि वे यह नहीं कर सकते। फिर भी मुझे यह सोचने में अधिक समय नहीं लगा कि यह सब मैं किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि बताने से दादा की स्थिति और भी खराब हो सकती है। दूसरे दिन सुबह मैंने किसी प्रकार चाय बनाई और काका के कमरे में ले गई। यह कहते हुए सत्यवती की आवाज मध्यम पड़कर लड़खड़ाने लगी। उसका अस्वाभाविक पीला मुंह और दहशत से त्रस्त आंखें साफ गवाही दे रही थी कि बीती रात उसने कितनी उलझनों और यात्रा में गुजारी है। मैंने ब्योमकेश के मुंह को देखा। उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। वह बोला, मैंने आज तक आप जैसी असाधारण लड़की नहीं देखी। कोई और होती तो वह चिल्लाती, शोर मचाती और बेहोश होकर उसने दुनिया को सिर पर उठा लिया होता, लेकिन आप केवल दादा के लिए। ब्योमकेश ने खड़े होकर कहा,
अब आप घर जाइए, कल सुबह वहां आऊंगा। सत्यवती उठी और घबरा कर बोली, किंतु आपने कुछ बताया नहीं। ब्योमकेश बोला, बताने को क्या है, मैं आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं दे सकता जो बाद में आपको निराशा दे। इस पूरे कांड में विधु बाबू नामक महाज्ञानी शामिल है, यह नहीं जानती क्या? बहरहाल यह तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यदि आपने मुझे पहले दिन ही सब कुछ बता दिया होता तो पूरा केस अब तक आसानी से सुलझ गया होता। सत्यवती ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, जो कुछ मैंने कहा है क्या वह दादा को नुकसान पहुंचाएगा? आपको विश्वास है? ब्योमकेश बाबू मेरा अपना कोई नहीं है। यह कहते हुए उसका गला भर आया। ब्योमकेश ने तेजी से उठकर उसके लिए दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोला, अब आप जल्दी कीजिए, देर हो रही है, और फिर यह कुंवारों का घर है। सत्यवती उठी और दुखी मन से जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह द्वार पर पहुंची, ब्योमकेश ने दबी जबान में कुछ कहा जो मैं नहीं सुन पाया। सत्यवती ने चौंक कर ब्योमकेश को देखा। उसकी आंखों में मुझे आंसू भरे आभार की झलक दिखाई दी। हाथ उठाकर उसने अभिवादन किया और सीढ़ियां उतर गई। दरवाजा बंद करके ब्योमकेश आकर बैठ गया और अपनी घड़ी देखकर बोला, अरे 7 बज गए। फिर अपने मन में हिसाब लगाने के बाद बोला, अभी काफी समय है। उत्सुकतावश मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ब्योमकेश तुम्हें अब क्या लग रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हें सारे तथ्यों की जानकारी हो गई है। ब्योमकेश ने सिर हिलाकर कहा, सब कुछ नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा, तुम जो भी कहो, किंतु यह निश्चित है कि वह सुकुमार नहीं है, भले ही उसके खिलाफ सबूत मौजूद हों। ब्योमकेश ने हंसकर कहा, तो फिर कौन है? मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से वह सुकुमार नहीं है। ब्योमकेश चुप रहा। उसने सिगरेट सुलगाया और लंबे कश खींचने लगा। मुझे लगा अब वह और कुछ नहीं बोलेगा। मैं भी शांति से केस की विचित्र उलझनों के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद ब्योमकेश ने एकाएक पूछा, मेरे ख्याल से तुम सत्यवती को सुंदर नहीं कह सकते, है ना? चकराकर मैंने उसकी ओर देखा और बोला, ऐसा क्यों पूछते हो? ऐसे ही पूछ रहा था। मैं समझता हूं ज्यादातर लोग उसे बहुत सांवली कहेंगे। मेरे मस्तिष्क में यह बात घुस नहीं पा रही थी कि इस केस का सत्यवती के रूप से क्या नाता है, लेकिन कई बार ब्योमकेश के दिमाग के विचित्र मार्ग की कल्पना करना असंभव हो जाता है। मैंने गंभीरता से विचार करके कहा, यह सही है कि लोग सत्यवती को सांवली कहेंगे, किंतु मैं समझता हूं कुरूप हरगिज नहीं। इतना सुनकर ब्योमकेश हंसकर उछल पड़ा और बोला, तुम्हारा मतलब जैसा कि कवि ने कहा है, काली है वह। तुम कहते हो काली, रात से भी काली, पर मैंने उन काली हिरनी जैसी आंखों को देखा है। ठीक है, यह तो बताओ अजीत, तुम्हारी सही उम्र क्या है? मैंने फिर चकराकर पूछा, उम्र? मेरी उम्र? जैसे कराली बाबू की मृत्यु के रहस्य का हल मेरी उम्र में छिपा हो। ब्योमकेश के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कुछ गुणा भाग करके बताया कि मेरी सही आयु 19 वर्ष 5 महीने और 11 दिन है। पर क्यों? ब्योमकेश ने संतोष की सांस ली और कहा, तो तुम मुझसे पूरे 3 महीने बड़े हो। इस बात का ध्यान रखना, भूलना नहीं। तुम यह सब क्या कह रहे हो? मेरे भाई कुछ नहीं, मेरा सिर इस समस्या को लेकर चकराने लगा है। चलो आज रात को फिल्म देखने चलते हैं। ब्योमकेश कभी सिनेमा नहीं जाता। सिनेमा या नाटक उसे पसंद नहीं थे, इसलिए पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मैं बोला, आज तुम्हें क्या हुआ है? क्या वाकई पागल हो गए हो? ब्योमकेश ने हंसकर कहा, कोई ताज्जुब नहीं, मेरा जन्म चंद्र राशि में हुआ है और श्रीमान भट्टाचार्य ने मेरी जन्म पत्री देखकर बताया था कि यह बालक चंद्रमा के प्रभाव में पागल भी हो सकता है। किंतु हमें देर हो रही है, चलो जल्दी से खाना खाकर निकलते हैं।
मैंने सुना है कि चित्रा में बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है, इसलिए खाना खाकर हम लोग चित्रा पहुंचे। फिल्म 9:30 बजे शुरू हुई। फिल्म लंबी थी, इसलिए 12 बजे के करीब खत्म हुई। हमारा घर कुछ दूरी पर था। कुछ एक बसें अभी दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं बस स्टॉप की ओर बढ़ा, ब्योमकेश बोला, नहीं, चलो हम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं। वह तेजी से कदम बढ़ाकर चलने लगा। जब कार्नवालिस्ट स्ट्रीट के बाद वह एक छोटी सी गली में घुसा तो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग कराली बाबू के घर की ओर जा रहे हैं। मैं यह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी रात गए वहां जाकर वह क्या करना चाह रहा था। बहरहाल मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता गया। हम लोगों की चाल साधारण चाल से कुछ तेज थी, फिर भी हमें वहां पहुंचने में काफी समय लग गया। घर के सामने सड़क की लाइट जल रही थी। ब्योमकेश ने लाइट के नीचे अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ठीक उस समय सभी घड़ियों में 12 बजे के अलार्म बज उठे थे। ब्योमकेश ने खुश होकर मेरे पीठ पर एक हाथ मारा और बोला, वाह, काम हो गया, चलो अब टैक्सी लेते हैं। दूसरे दिन सुबह करीब 8:30 बजे हम कराली बाबू के घर पहुंचे। पुलिस वालों के साथ विदु बाबू वहीं मौजूद थे। ब्योमकेश को देखकर पहले तो वे संकोच में पड़ गए, फिर अपने को संभालकर गंभीर आवाज में बोले, ब्योमकेश बाबू, शायद आप जान गए होंगे कि मैंने सुकुमार को हिरासत में ले लिया है। वास्तव में वही हत्यारा है। मैं शुरू से ही जान गया था, पर इसका प्रपंच देख रहा था। वाकई? यह कहकर ब्योमकेश ने विदु बाबू की बड़ी बड़ी आंखों को ध्यान से देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कब वे कोई नया गुल खिला दें। यह सब देखकर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के चेहरों पर हंसी फूट पड़ी और छिपाने के प्रयास में उन्होंने अपने चेहरे दूसरी ओर घुमा दिए। विदु बाबू ने कुछ संदेह के लहजे में पूछा, आज आने की कोई खास वजह? ब्योमकेश बोला, नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता लगा कि एक नई वसीयत पाई गई है। मैंने सोचा एक नजर देख लूंगा। काफी देर तक वे इस उलझन में रहे कि वसीयत ब्योमकेश को दिखाई जाए या नहीं। अंत में अनिच्छा से अपनी फाइल खोली और उसमें से एक दस्तावेज निकालकर ब्योमकेश की ओर बढ़ाया और बोले, ध्यान से, पहाड़ वाड़ न देना। यह वसीयत सुकुमार के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। कराली बाबू की हत्या करके सुकुमार चोरी करके यह वसीयत ले आया और उसे अपने कमरे में छिपा दिया। आपको मालूम है कहाँ छिपाया था? अपने कमरे में 3 अलमारियों के नीचे। क्या सुकुमार गिरफ्तारी के समय कुछ बोला था? क्या बोलता? वही जो सब कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम और चौंकने का नाटक। ब्योमकेश ने दस्तावेज को चारों ओर से जांचा, फिर बड़ी सावधानी से खोलकर पढ़ने लगा। मैंने भी अपनी गर्दन तिरछी करके ब्योमकेश के पीछे से देखा। एक सादे कागज पर टाइप किया गया था, आज सितंबर के 22वें दिन 1933 क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार मैं पूरे होश और हवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूं। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी सारी चल और अचल संपत्ति के साथ साथ मेरी सारी धनराशि का उत्तराधिकारी मेरा कनिष्ठ भतीजा फणिभूषण होगा। इससे पूर्व लिखी गई अन्य सारी वसीयतें बकायदा रद्द और निष्फल की जाती है। हस्ताक्षर कराली चरण बासु। वसीयत पढ़ने के बाद ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें एक नए उत्साह से चमकने लगी। वह बोला, विदु बाबू, यह तो कमाल हो गया। यह वसीयत तो। उसने अपने को रोक लिया और दस्तावेज को विदु बाबू की ओर बढ़ा दिया। विदु बाबू ने वसीयत को आश्चर्य से दोबारा शुरू से अंत तक सावधानी से पढ़ा और सिर उठाकर पूछा, क्या है इसमें? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। यह नहीं दिखा? ब्योमकेश ने हस्ताक्षर के नीचे रिक्त स्थान को दिखाते हुए कहा। विदु बाबू ने जब वह देखा तो उनकी आंखें फैल गई और मुंह से निकला, ओह, गवाहों के नाम। इतने में ब्योमकेश बोला, शांत। उसने शांत रहने का इशारा किया और दरवाजे की आहट लेने लगा। कुछ देर रुकने के बाद वह धीरे से उठा और आहिस्ता कदमों से दरवाजे तक पहुंचा।
और भक्क से दरवाजा खोल दिया। माखनलाल खड़ा चोरी से बातचीत सुन रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्योमकेश उसकी बाजुओं को खींचते हुए उसे अंदर ले आया और उसे कुर्सी पर पटक दिया। इंस्पेक्टर, इस पर नजर रखना, भागने न पाए। इसके मुंह को भी बंद कर दो। माखन दहशत में आधा हो गया था। उसने बोलना चाहा, मैं। चुप रहो, एकदम चुप। विदु बाबू, मजिस्ट्रेट से एक दूसरा वारंट मंगवाएं। अपराधी के नाम की जगह खाली ही रखें, उसे हम बाद में भर लेंगे। वह विदु बाबू के नजदीक पहुंच गया और झुककर उनके कान में बोला, तब तक आप इसकी पूरी खबर ले लें। आश्चर्य भरे लहजे में विदु बाबू बोले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाद में बताऊंगा, इस बीच कृपा करके वारंट मंगवा ले। आओ अजीत। ब्योमकेश तेजी से सीढ़ियां चढ़कर फणिभूषण के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। हम लोगों को देखकर फणी चौंक गया। उसके मुंह से निकल गया, ब्योमकेश बाबू। हम लोग कमरे में आ गए। अब ब्योमकेश की फुर्ती प्रायः गायब हो गई थी। हंसते हुए बोला, आपको जानकर खुशी होगी कि हमें अब पता लग गया है कि कराली बाबू का वास्तव में हत्यारा कौन है। फणी एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैंने सुना है कि सुकुमार बाबू को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं होता। यह तो है, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। उसके कमरे से एक नई वसीयत मिली है, उसमें संपत्ति का हकदार आपको बनाया गया है। फणी बोला, यह भी मैंने सुना है। जब से मुझे यह पता लगा है, मेरा मन खट्टा हो गया है। महज कुछ हजार रुपयों के लिए काका को जीवन खोना पड़ा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, संपत्ति इन सभी पापों की जड़ है। मेरे लिए सारी संपत्ति छोड़ गए, पर मैं खुश नहीं हूँ। ब्योमकेश बाबू, मैं चाहता था कि मुझे संपत्ति न भी देते, पर जीवित तो रहते। ब्योमकेश बुक शेल्फ के पास खड़ा पुस्तकों को देख रहा था। मन ही मन में बोला, सही है, सही है। संपत्ति कभी सुख नहीं देती। कहावत सुनी है ना? यह कौन सी पुस्तक है? फिजियोलॉजी? अरे वाह, सुकुमार की पुस्तक है। ब्योमकेश ने पुस्तक निकालकर उसके मुख पृष्ठ को देखकर कहा। फणी धीरे से हंसकर बोला, हाँ, सुकुमार अक्सर मुझे मेडिकल की पुस्तकें पढ़ने को देता था। जीवन भी कितना विचित्र है। इस घर में केवल सुकुमार ही ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं अपना मित्र समझता था, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी ज्यादा। और वही। ब्योमकेश ने कुछ और पुस्तकें नीचे उतारी और आश्चर्य में कहा, आप तो खासे पढ़ाकू व्यक्ति है ना? और क्या आप सभी पुस्तकों में पढ़ने के समय मार्क लगाते हैं? फणी बोला, हाँ, पढ़ने के सिवाय मेरी और कोई हॉबी नहीं है। पुस्तकें ही मेरी साथी है। केवल सुकुमार मेरे पास हर शाम आकर बैठता था। ब्योमकेश बाबू, मेहरबानी करके मुझे यह बताइए कि क्या वाकई सुकुमार ने ही यह किया है? इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं है। ब्योमकेश ने कुर्सी पर बैठकर कहा, अपराधी के खिलाफ जो सबूत निकला है उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश शेष नहीं है। आइए इधर बैठिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। फणी उसके पास पलंग के किनारे बैठ गया। देखिए, हत्या दो प्रकार की होती है। एक वो जो अधिक आवेश में आकर की जाती है, जिसे हम आवेश में हत्या अथवा क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। दूसरी वे हत्याएं हैं जो पहले से सोची समझी गई तथा पूर्व नियोजित होती है। आवेश की हत्या में अपराधी को पकड़ना आसान होता है। अधिकांश केसों में वह स्वयं ही स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब आदमी सोच समझकर पूर्व नियोजित हत्या करता है तो वह अपने ऊपर आने वाले सारे संदेहों को भी हटा देता है। ऐसी स्थिति में उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं मालूम होता कि अपराधी कौन है और दूसरों पर संदेह करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
हमारे पास केवल एक ही मार्ग बचता है कि हम हत्यारे के तरीके को जांच का केंद्र बिंदु बनाएं। इस केस में हमने एक विचित्र बात यह पाई कि हत्यारा चालाक और मूर्ख दोनों हैं। उसने हत्या बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक की है, पर हत्या के सारे औजार अपने ही कमरे में छुपा दिए। आप ही बताइए, क्या यह जरूरी था कि हत्या के लिए सत्यवती की सुई का ही प्रयोग किया जाए? क्या शहर में सुइयों की कमी हो गई थी? और क्या वसीयत को इतनी सावधानी से छिपाना जरूरी था? क्या उसे फाड़कर फेंका नहीं जा सकता था? इस सब से क्या संकेत मिलते हैं? फणी अपनी ठोड़ी को अपनी हथेलियों में लिए सुन रहा था। उसने पूछा, क्या? ब्योमकेश बोला, एक व्यक्ति जो स्वभाव से मंद बुद्धि है वह चालाकी से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति चपल है वह मूर्ख का नाटक बड़ी आसानी से कर लेता है। इसलिए यहाँ यह स्पष्ट है कि अपराधी चालाक है, लेकिन चालाक लोग भी गलती करते हैं, किंतु अपने को हमेशा सीधा साधा बनाने का प्रयास हमेशा सफल नहीं होता। इस केस में भी अपराधी ने कुछ छोटी छोटी गलतियां की हैं, जिनकी वजह से ही मुझे उसे पकड़ने में मदद मिली है। फणी ने पूछ लिया, कौन सी गलतियां? रुकिए। ब्योमकेश ने अपनी पॉकेट से एक सफेद कागज निकाला। मैं पहले इस घर का नक्शा बनाना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई पेंसिल या कुछ मिलेगा जिससे मैं नक्शा बना सकूं? फणी के पलंग पर तकिए के पास एक पुस्तक पड़ी हुई थी। उसने पुस्तक से लाल पेंसिल निकालकर ब्योमकेश को दे दी। ब्योमकेश ने पेंसिल को सावधानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल में अब नक्शा बनाना उतना जरूरी नहीं है, मैं शब्दों में ही बता देता हूं। अपराधी ने 3 भयंकर भूलें की हैं। पहली यह कि उसने ग्रेज एनाटॉमी पुस्तक में कुछ लाइनों के नीचे मार्क लगाया। दूसरी, उसने भारी अलमारी खिसकाने में काफी शोर किया। और तीसरी यह कि उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं था। फणी के मुंह का रंग उड़ गया। उसने बुदबुदाने का प्रयास किया, कानून का ज्ञान नहीं? नहीं, ब्योमकेश ने दोहराया। और यही कारण है उसकी इतनी सफाई से बनाई गई योजना फेल हो गई। फणी का गला सूख गया। वह भर्राई आवाज में बोला, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। ब्योमकेश ने कड़े शब्दों में कहा, यह वसीयत जो सुकुमार के कमरे से मिली है वह कानून की नजर में गैर कानूनी और व्यर्थ है, क्योंकि उसमें गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं। लगा जैसे फणी बेहोश हो जाएगा। वह काफी देर तक चुपचाप पत्थर की तरह फर्श पर नजर गड़ाए बैठा रहा। फिर खोई नजरों से अपने सिर के बालों को हाथों से नोचते हुए बुदबुदाया, सब व्यर्थ, सब बेकार गया। नजरें ऊपर उठाकर बोला, ब्योमकेश बाबू, क्या आप मुझे अकेले में छोड़ देंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ब्योमकेश खड़ा होकर बोला, मैं आपको आधा घंटे का समय देता हूं, अपने आप को तैयार कर लें। दरवाजे पर जाकर वह मुड़कर बोला, आपने सिलाई का होल्डर फेंक दिया है ना? लिया तो था आपने, क्योंकि वह मुझे सत्यवती की सिलाई टोकरी में नहीं मिला। पता नहीं क्यों आपने उसे सुकुमार के कमरे में क्लोरोफॉर्म के साथ नहीं छोड़ा। शायद जल्दबाजी में दिमाग से निकल गया है ना? लेकिन यह तो बताएं, क्लोरोफॉर्म लाया कौन? माखनलाल? फणी तब तक तकिए पर पीछे की तरफ लुढ़क गया था। वह भर्राई आवाज में बोला, आधे घंटे बाद आइए। ब्योमकेश ने कहा, अच्छा। दरवाजा बंद कर दिया। हम नीचे आकर बैठ गए। माखनलाल पुलिस के पास वैसे ही बैठा हुआ था। ब्योमकेश ने नाराज होकर कर्कश आवाज में कहा, फणी को क्लोरोफॉर्म ला कर दिया था? माखनलाल ने चौंक कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। सच सच बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारा नाम वारंट में लिख दूंगा। माखन फूट फूट कर रोने लगा। सर, ईमानदारी से कहता हूं, मैं इस सब में शामिल नहीं हूं। फणी ने मुझसे कहा था कि उसे नींद नहीं आती। यदि क्लोरोफॉर्म की एक बूंद मिल जाती इसी से। ठीक है,
विदु बाबू, आप इसे छोड़ सकते हैं। जैसे ही माखन को छोड़ा वह भागा। ब्योमकेश ने विदु बाबू से पूछा, क्या वारंट अभी तक नहीं आया? नहीं, पर आता ही होगा। लेकिन वह किसके लिए है? कराली बाबू के हत्यारे के लिए। विदु बाबू भड़क उठे और सिर ऊपर उठाकर बोले, ब्योमकेश बाबू, यह वक्त हंसी मजाक का नहीं है। कमिश्नर साहब, क्या जरा सा आपको मानते हैं? आप मुझ पर रौब गांठते फिर रहे हैं। यह भी मैंने सह लिया, पर अब मैं आपके यह बे सिर पैर के मजाक बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यही सच्चाई है, बिल्कुल स्पष्ट। ध्यान से सुनिए। और ब्योमकेश ने संक्षेप में सारी बातों का ब्यौरा दे दिया। विदु बाबू क्षण भर के लिए आश्चर्य में जड़वत हो गए, फिर चिल्ला उठे, अगर ऐसा है तो आपने उसे छोड़ क्यों रखा है? अगर वो भाग जाए तो? नहीं, वह भागेगा नहीं। वह बेकसूर होने की दलील देगा और यही हमारी त्रुप चाल है, क्योंकि अदालत में हमारे लिए उसे दोषी ठहराना बहुत मुश्किल होगा। और अदालत में ज्यूरियों को तो आप जानते ही हैं, उन्हें तो दोषी को मुक्त करने का बस मौका चाहिए। यह तो मैं भी जानता हूं, पर विदु बाबू फिर कुछ चिंतन में लग गए। ठीक आधा घंटे बाद हम फणी बाबू के कमरे में गए। विदु बाबू ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और पहले घुसे और आगे जाकर एकाएक रुक गए। फणी पलंग पर लेटा हुआ था। उसका दायां हाथ नीचे झूल रहा था और फर्श पर खून बह रहा था। उसके झूलते हाथ की नब्ज की नाड़ी कटी हुई थी, जिससे खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। ब्योमकेश एक क्षण शरीर को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने नहीं सोचा था कि वह इस हद तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके पास और उपाय भी क्या था? एक सफेद कागज फणी के सीने पर रखा दिखाई दिया। ब्योमकेश ने उसे उठाकर जोर से पढ़ना शुरू किया। ब्योमकेश बाबू, अलविदा। मैं एक अपंग और व्यर्थ व्यक्ति हूँ। मेरे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है। देखता हूँ कि ऊपर भी मुझे स्थान मिलता है या नहीं। मुझे मालूम है कि अदालत में आप मुझे दोषी साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए अब जीवित रहने का कोई मतलब नहीं रहा। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो मैं जीवित रहकर करूंगा भी क्या? मुझे काका की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। उन्हें मेरे से जरा सा भी प्यार नहीं था। वह हमेशा मेरे लंगड़ेपन का मजाक बनाकर खिल्ली उड़ाते थे। किंतु मैं सुकुमार दा का जरूर अपराधी हूं और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरे पास उनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था जिसके मत्थे यह दोष मढ़ सकूं। और फिर उसके जेल चले जाने से मेरा एक फायदा और भी होता। यह लाभ मेरे मन में पल रही उस गुप्त इच्छा से संबंधित था जिससे अपंग होने के कारण मैं कभी जग जाहिर नहीं कर पाया। मैं यह नहीं बताऊंगा कि मुझे क्लोरोफॉर्म कैसे मिला। जो व्यक्ति मेरे लिए लाया था उसे मेरे उद्देश्य की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में शायद उसे संदेह हो गया हो। आप सचमुच में विचित्र प्राणी हैं। आपने उंगली के उस होल्डर को भी नहीं छोड़ा। आपका कहना सही था, मैं उसे उठाना भूल गया था। यह मुझे याद तब आया जब मैं अपने कमरे में वापस आया। वह अब भी यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा। उस रात जब मैंने सुई और होल्डर को सत्यवती की सिलाई टोकरी से चुराया था, उस समय वह रसोई में खाना बना रही थी। आपकी जगह यदि कोई और होता तो पकड़ नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं अपने को आपसे नफरत करने की स्थिति में नहीं ला पा रहा हूँ। नमस्कार, अब विदा लेता हूँ, बहुत दूर जाना है। भवदीय फणी भूषणकर। ब्योमकेश ने विदु बाबू को कागज पकड़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से अब सुकुमार को हिरासत में रखना जायज नहीं है। उसकी बहन को भी खबर कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से वह अभी अपने कमरे में होगी। चलो अजीत। लगभग एक सप्ताह बाद हम दोनों एक दिन शाम को अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। पिछले कुछ दिनों से ब्योमकेश रोजाना दोपहर में कहीं जा रहा था। उसने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। कई बार उसे कुछ गोपनीय केस मिल जाते थे जिसकी गोपनीयता रखने के लिए वह बताना उचित नहीं समझता था। मुझे भी नहीं बताता था। मैंने पूछा,
आज भी तुम्हें जाना है? ब्योमकेश ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। हाँ, कुछ रूखेपन से मैंने पूछ लिया। यह कोई नया केस तुमने लिया है? केस? हाँ, लेकिन पूर्णतया गोपनीय है। मैंने विषय बदलते हुए पूछा। सुकुमार की रिहाई का मार्ग अब खुल गया है ना? हाँ, उसने जमानत के लिए अर्जी दी है। मैंने कहा, ब्योमकेश मुझे ठीक से बताओ, फणी ने यह हत्या कैसे की? मुझे विस्तार से समझाओ। अब भी मैं गुत्थी को सुलझा नहीं पाया हूं। ब्योमकेश ने चाय के प्याले को मेज पर रखकर कहा, ठीक है, मैं बताता हूं, शुरू से अंत तक सिलसिलेवार। उस दिन मोतीलाल ने कराली बाबू से झगड़ा किया था। शाम को जब सुकुमार को पता चला तो वह कराली बाबू के पास अपनी बात कहने गया था, पर जब कराली बाबू ने उसे कमरे से निकाल दिया तो फणी के कमरे में गया और लगभग 7:30 बजे तक वहां रहा। उसके बाद उसने खाना खाया और सिनेमा देखने चला गया। यहां तक तो कोई उलझन नहीं है ना? नहीं। रात में 8 से 9 बजे तक सत्यवती रसोई में थी। उस दौरान फणी ने उसके कमरे में घुसकर सुई और उंगली में लगाने वाला होल्डर चुरा लिया। उसने अनुमान लगाया था कि कराली बाबू इस बार फिर अपनी वसीयत बदलेंगे, जिसमें इस बार संपत्ति उसको ही मिलने वाली है। उसने फैसला कर लिया कि अब वह उस खूसट को अपनी वसीयत बदलने का अवसर नहीं देगा। फणी के मन में कराली बाबू के लिए नफरत थी। अपंग लोग अपनी कमी को लेकर बहुत भावुक होते हैं। जो लोग उनकी कमियों को लेकर मजाक उड़ाते हैं, उनसे बदला लेने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। फणी इन्हीं बातों को लेकर उनसे नाराज था और बहुत पहले से उनकी हत्या की योजना बना रहा था। खानसामा के बयान के अनुसार हमें पता लगा कि मोतीलाल रात में लगभग 11:30 बजे घर से बाहर गया। अफीम की पिनक में अक्सर समय का हेरफेर स्वाभाविक है, इसलिए खानसामा निश्चय से कुछ नहीं कह पा रहा था। मेरे अनुमान के अनुसार मोतीलाल ने करीब 11:25 पर घर छोड़ा। उसकी कमजोरी थी, उसने शायद ही कभी रात घर में बिताई थी। मोतीलाल के चले जाने के बाद फणी अपने कमरे से निकला। मोतीलाल का कमरा कराली बाबू के कमरे के ठीक नीचे था। फणी नहीं चाहता था कि शोर या आवाज मोतीलाल को सुनाई दे, इसलिए उसने उसके जाने की प्रतीक्षा की। उसे कराली बाबू को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने में 5 मिनट लगे। उसके बाद फणी कराली बाबू की गर्दन में सुई को ठीक से नहीं घोंप पाया। सही निशाने के लिए उसे 3 प्रयास करने पड़े। यदि वह काम सुकुमार जैसा कोई मेडिकल छात्र करता तो उसे इतना समय नहीं लगता। उसके बाद फणी दूसरे कमरे में गया और उसने मेज की दराज से कराली बाबू की अंतिम वसीयत निकाली। उसने पढ़कर देखा, उसका अनुमान सही था, वसीयत उसी के नाम थी। इन सब कामों में उसे 10 से 12 मिनट का समय लगा। अब उसके लिए यह समस्या थी कि उस नई वसीयत का क्या करे। वह उसे उसी लॉकर में छोड़ दे सकता था, पर उससे सुकुमार के गले में फंदा कैसे लगता? और अपने को बचाने के लिए उसे किसी पर इल्जाम थोपना जरूरी था। इसलिए उसने वसीयत और क्लोरोफॉर्म को सुकुमार के कमरे में छिपा दिया। वह जानता था ऐसी हत्या के बाद में कमरों की तलाशी होती है और उस तलाशी में ये दोनों चीज सुकुमार के कमरे से निकलेगी। इस तरह एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, सुकुमार को फांसी का फंदा और फणी को वसीयत की संपत्ति। उसने जब अलमारियां खसकाई थी तब उनकी आवाज हुई थी। इसी से सत्यवती की नींद टूटी थी। उस समय 11:15 बजे थे। सत्यवती ने सोचा सुकुमार सिनेमा देखकर लौटा है, लेकिन सच्चाई यह थी सुकुमार उस समय तक वापस आ ही नहीं सकता था। वह जब वापस आया तब सभी घड़ियों में 12 के घंटे बज रहे थे। क्या अब भी कुछ और जानना चाहते हो? और वसीयत में गवाही न होने का कारण क्या हो सकता है? ब्योमकेश एक क्षण सोचकर बोला, लगता है कराली बाबू ने वसीयत रात के खाने के बाद लिखी हो और वे चाहते हो कि सुबह वे खानसामा और नौकर से उस पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। कुछ देर हम लोग शांति से सिगरेट के कश लगाते रहे। फिर मैंने ही पूछा, क्या सत्यवती से तुम दोबारा मिले? क्या कहा उसने? खूब धन्यवाद दिया होगा तुम्हें, है ना? ब्योमकेश ने चेहरे पर निराशा लाते हुए कहा, कुछ नहीं,
केवल साड़ी से सिर ढककर मेरे चरणों का स्पर्श किया, बस। बहुत ही शालीन लड़की है, क्यों? व्योमकेश खड़ा हो गया और मेरी ओर उंगली उठाकर बोला, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो, याद रखना। और बिना उत्तर दिए अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में सज धज के आया। देखकर मैंने कहा, तुम्हारा गोपनीय क्लाइंट लगता है बहुत ही शौकीन है। जासूस को भी रेशमी कुर्ते में देखना चाहता है, क्या कहने? व्योमकेश ने सेंट से सुगंधित रुमाल से मुंह पोंछा और फिर बोला, हाँ, सत्य का अन्वेषण कोई मजाक नहीं है, उसके लिए बाकायदा तैयारी करनी पड़ती है। मैंने कहा, लेकिन सत्य का अन्वेषण करते हुए तुम्हें अरसा बीता, इससे पहले तो मैंने तुम्हें इतनी सज धज में नहीं देखा। व्योमकेश ने गंभीर मुद्रा में कहा, दरअसल सच्चाई यह है कि सही मायनों में सत्य की खोज मैंने हाल ही में शुरू की है। तुम्हारा क्या मतलब है तुम ही जानो। मतलब गहरा है मेरे भाई, देसी आंखों से देखो। और एक शरारत भरी मुस्कान छोड़कर जाने के लिए उठ गया। सच्चाई, सत्य? मैंने मस्तिष्क दौड़ाया और फिर सब कुछ समझ में आ गया। मैंने दौड़कर व्योमकेश को कंधों से जकड़ लिया। सत्यवती, अब समझा, यह थी तुम्हारी सत्य की खोज, जिसके लिए इतने दिनों से भागते रहे हो। व्योमकेश, तू भी यार इतना मतवाला निकला। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, यह सारी दुनिया ही प्यार का जंजाल है। व्योमकेश बोला, अब खबरदार, तुम मुझसे बड़े हो और इस लिहाज से तुम उसके आदरणीय जेठ जी लगते हो। इसके बाद दोस्ती की परिभाषा नहीं चलने वाली है। मैं भी तुम्हें भाई साहब कहकर पुकारूंगा, इससे तुम्हें आसानी भी रहेगी। मैंने टोक दिया, क्या प्यारे, अब मैं खटमल हो गया? मैं साहित्यकारों की नस्ल से बखूबी परिचित हूं। मैंने जोर से निश्वास छोड़कर कहा, अच्छा बाबा, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैंने ज्ञानी की मुद्रा में व्योमकेश के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ तात, विलंब न करो, 4 बज रहा है, तुम्हें शीघ्र ही चलना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सदैव सत्य की खोज में लगे रहो, चाहे स्त्री योजित हो अथवा सांसारिक। और व्योमकेश चला गया।